वेलकम टू अचीव इट विद जो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 9.4 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने लास्ट वीडियोस में देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 15 से आगे के जो भी क्वेश्चंस है ना, वो थोड़े कॉन्सेप्चुअल टाइप के हैं। मतलब आपको डायरेक्टली नहीं पूछा होगा कि आप इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करो या पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। आपको एक स्टेटमेंट दी होगी और आपको उसी उसी क्वेश्चन से आपको पता करना है कि आपको क्या निकालना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं 15th। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट, ठीक है, पॉइंट दिया हुआ है, एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। तो अब आपने क्वेश्चन में क्या नोटिस करना है, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तो मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन तो हर एक का निकलता ही है जब भी सॉल्यूशन निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो अब यहाँ पर इक्वेशन और क्या गिवन है, पॉइंट भी गिवन है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पॉइंट किससे बनता है, एक्स और वाई से ही बनता है ना। एक्स और वाई की वैल्यू भी एक तरह से यहाँ पे कंडीशन में गिवन है। तो मतलब हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है इस कंडीशन के साथ, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये वाई डैश में दी हुई है, देख रहे हो आप। तो इसको सबसे पहले डी वाई ओवर डी एक्स वाली फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर सके। फिर यहाँ पर इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले वेरिएबल्स सेपरेट कर लेंगे, वाई वाले एक तरफ, एक्स वाले सारी टर्म्स एक तरफ। तो वाई तो एक ही है, डी वाई वाली टर्म एक ही है, डी एक्स इधर चला जाएगा क्योंकि एक्स वाली टर्म्स इक्वल टू की दूसरी साइड रखनी है ना हमें। अब वेरिएबल्स सेपरेट हो गए, यहाँ पे सेपरेटिंग द वेरिएबल्स लिख सकते हो आप। अब क्या करना है, एक बार वेरिएबल सेपरेट हो गए, एक्स वाले एक तरफ वाई वाले एक तरफ, आपने कर देना है नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेट, ठीक है। अब इंटीग्रेशन इस चीज़ की तो सिंपल है, वाई आ जाएगा इसको इंटीग्रेट करके। बट यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे तो आइलेट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, आइलेट का यूज़ करना पड़ेगा। तो अब एक और चीज़ नोटिस करो कि एक्सपोनेंशियल टर्म है यहाँ पे, ठीक है। तो जहाँ पर भी एक्सपोनेंशियल टर्म होती है ना, मतलब वहाँ पे एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन तो ई एक्स ही आती रहेगी बार बार, ठीक है। तो इसको हम अलग से आई मान लेते हैं। लेट आई बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। इसको आई मान लिया अलग से। क्यों, अभी देखो इसको सॉल्व करने में हमें बहुत आसानी रहेगी इस आई की वजह से, क्योंकि एक्सपोनेंशियल एक्स है, मतलब बार बार कोई चीज़ रिपीट हो सकती है। अगर नहीं हुई तो भी हमारे लिए फ़ायदा ही है, हुई तो भी हमारे लिए फ़ायदा ही है, ठीक है। तो अब आई लेट के अकॉर्डिंग एक एक्सपोनेंशियल टर्म है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक। तो एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आई ना, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को मान लिया हमने फर्स्ट टर्म, और इसको क्योंकि एक्सपोनेंशियल है सेकेंड टर्म। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्या फॉर्मूला होता है, फर्स्ट फंक्शन ये है ना, ये है फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ई एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, ई एक्स ही होती है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन ये है ना, फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन साइन एक्स की क्या होती है, कॉस एक्स, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ई एक्स की एक्स ही होती है। हो गया, ओके। तो अब ये बन गया ई टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस, अब इसकी अगेन इंटीग्रेशन होगी, ठीक है। तो वैसे ही हो जाएगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक वाला जो टर्म है वो फर्स्ट फंक्शन, और ये वाली टर्म आ जाएगी सेकेंड फंक्शन। तो कर दो इसको भी इंटीग्रेट, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई टू द पावर एक्स ही, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस साइन एक्स होती है ना कॉस एक्स की इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डी एक्स। तो ये चीज़ क्या आ जाएगी, अब ये देखो एक्सपोनेंशियल्स था, मतलब कहीं ना कहीं कोई चीज़ रिपीट हो सकती है, साथ में साइन भी था।
तो अब ये देखो, ये चीज़ तो रिपीट हो गई ना, e टू द पावर x साइन x, ये चीज़ क्या लेट की थी हमने i, तो अब ये चीज़ i के इक्वल है ना, ये तो i ही है, ठीक है। तो इसको बेशक आप ना इनको इक्वेशंस दे दो, ये 1 ये 2 टू e टू द पावर x साइन ऑफ x माइनस ये क्या आ गया cos x इंटू e टू द पावर x प्लस ये क्या चीज़ आई i। यहाँ पे साथ में रीज़न भी दे देना कि कहाँ से आपको पता चला कि ये i के इक्वल है, फ्रॉम इक्वेशन 2 से हमें ये पता चल रहा है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और e टू द पावर x cos x माइनस i, यहाँ पे भी एक i है, तो i को सारे i एक तरफ ले जाएं, i प्लस i इक्वल टू e टू द पावर x साइन x माइनस cos x टू द पावर x cos x। तो 2i इक्वल टू, यहाँ पर भी e टू द पावर x कॉमन है, e टू द पावर x कॉमन ले लिया, साइन x माइनस cos x बच गया। तो i आ गया e टू द पावर x बाई 2 साइन ऑफ x माइनस cos x, ठीक है। तो ये तो i की वैल्यू हमने निकाल दी। i क्या था, ये इसकी इंटीग्रेशन यानी ये इंटीग्रेट करके हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब वापस इस इक्वेशन में हम पुट कर दे, इंटीग्रेशन इसकी निकल गई है क्योंकि यही तो हमारा काम था। तो देयरफॉर नेक्स्ट इस पे पेज पे लिख लेते हैं, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 से क्या आया, अब देखो y dy की यहाँ पे तो सिर्फ 1 ही बचा ना, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dy y होती है, ठीक है। और ये वाला अभी निकाला, तो ये चीज़, ठीक है। मतलब y इज इक्वल्स टू, ये आ गया y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x ओवर 2 साइन x प्लस cos x था शायद, है ना, साइन x माइनस cos x। क्या किया हमने यहाँ पे, इक्वेशन 2 में पुट कर दी, जो इक्वेशन 2 नहीं इक्वेशन 1 है, ओ यार इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1, ठीक है, वी गेट। तो ये y हमने पुट कर दिया यहाँ पे, नहीं यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन करी तो y आ गया, और ये चीज़, ये जो i हमने लेट करके i की इंटीग्रेशन, इस चीज़ की इंटीग्रेशन निकाली है, वो भी हमने पुट कर दी, ये चीज़, ठीक है, यहाँ पे पुट कर दी, तो आ गया हमारे पास ये। अब ये मतलब प्लस c भी आएगा, प्लस c को तो भूल ही गए हम, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ थी ये हमारे आ गई, वेयर c इज इक्वल्स टू c बार बाई 2, ऐसे तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको इसको दोबारा बताऊंगी, ठीक है, डोंट वरी, ये कुछ नहीं है, ये कांस्टेंट ही भूल गए थे, वो लिखा है हमने। अब यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन तो आ गया है, अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, कंडीशन गिवन होती है, उस कंडीशन का यूज़ करना होता है। इस क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी है कि कर्व हमारा पास हो रहा है थ्रू, ये देखो, कर्व इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0, तो ये कंडीशन लिख लेते हैं। तो अब कर्व पास कर रहा है 0 0 से, इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू 0 है एंड y की वैल्यू भी 0 है, x और y को ही रिप्रेजेंट करता है ये कोऑर्डिनेट, मतलब कि y में भी 0 पुट कर दो और x में भी 0 पुट करके देखते हैं क्या आता है, x है यानी 0, cos x की जगह पे 0, ओके। तो e टू द पावर 0 मतलब समथिंग टू द पावर 0 इज़ 1 बाई 2, साइन 0 0 ही होता है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, प्लस c, तो ये आ गया माइनस 1 बाई 2 प्लस c, यानी कि c की वैल्यू आ गई, ये दूसरी तरफ जाके प्लस का हो गया, 1 बाई 2 आ गई c की वैल्यू, तो c की वैल्यू भी आ गई, मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकल गया एक तरह का। तो अब ये c की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, इस इक्वेशन को कोई नंबर दे देते, 3 फॉर
चलो ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन 3, तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। सिंपल c की जगह पे हमने 1/2 पुट कर दिया इस इक्वेशन में। अब आगे क्या होगा, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/2 यहाँ से कॉमन आ रहा है ना, तो e⁻x sin x माइनस कॉस ऑफ x प्लस 1, और y 2 दूसरी तरफ चले जाएगा तो 2y इक्वल टू e⁻x sin x माइनस कॉस ऑफ x प्लस 1। अब ये +1 भी दूसरी तरफ, आप रखो ना रखो बात तो कोई बात नहीं है, मतलब आंसर तो आ ही गया है ना, बस स्टिल आपकी बुक वाली जैसी फॉर्म आपको दिख जाए, नहीं तो आप कहोगे कि इसका तो आंसर ही गलत है। तो ये आ गया आंसर। तो एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं क्या क्या है हमने। यहाँ पर हमने सबसे पहले क्वेश्चन में नोटिस किया कि क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी, एक कंडीशन गिवन थी। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सबसे पहले तो हमने dy/dx वाली फॉर्म में लिखा, ताकि हम वेरिएबल्स को क्या कर सके, सेपरेट कर सके। तो हमने dy वाले, मतलब जो भी y वाली टर्म्स थी वो इस साइड को रख ली इक्वल टू के, और x वाली इस तरफ को। इसके बाद हमने डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दिया। फिर इंटीग्रेट करने पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे तो एक्सपोनेंशियल टर्म इन्वॉल्व है, और साथ में इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही ये होगा, ठीक है। तो इसलिए हमने ये अलग से ही आई मान के चल लिया हम इसको। इससे क्या फ़ायदा हुआ, आपको पता है कि आई कोई चीज़ सेम रिपीट हो गई तो हम उसको आई पुट कर पाए, लेकिन अगर हमने ऐसे ही कर दिया होता तो हम बार बार उसी लूप में जैसे फंसे हुए रह जाते। तो हमने इसको आई लेके अलग से कर दिया इंटीग्रेट। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन, ये है फर्स्ट फंक्शन ना, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ठीक है, ये चीज़ आ गई। और फिर यहाँ पे अगेन किया इसको इंटीग्रेट, यहाँ पे भी प्लस सी यहाँ पे कांस्टेंट भी आएगा ना प्लस सी, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन तो है नहीं, तो कांस्टेंट भी रहेगा, तो सी प्राइम कांस्टेंट ये आगे ऐसे सी प्राइम चलता रहा। जो चीज़ की थी ना हमने एडिशन, जो हम भूल गए थे कांस्टेंट लगाना। तो अब यहाँ पर भी क्या हुआ, वही चीज़, ये चीज़ वैसे ही आ गई, और ये अगेन फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। ये कैसे डिसाइड किया था हमने, आइलेट से। ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आता है, एक्सपोनेंशियल सेकंड फंक्शन माना जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक को हमने पहला फंक्शन मान दिया और एक्सपोनेंशियल को सेकंड, और उसके बाद वही फर्स्ट आइलेट लगाकर और सिंप्लीफाई होके आई की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब यहाँ पर जब हम टू दूसरी तरफ ले जाएंगे ना, तो टू दोनों के नीचे आएगा ना, दोनों के अंडर में आएगा। तो फिर हमने क्या किया कि ये भी इसके नीचे वाला जो टू है ये सी प्राइम बाय टू आ जाएगा ना, तो हमने एक ही कांस्टेंट लिख दिया, क्योंकि ये भी कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट कोई और कांस्टेंट बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा काम हो चुका था, ये इंटीग्रेशन की वैल्यू आ चुकी थी इस इंटीग्रेशन की, तो अब हमने यहाँ पे वापस पुट कर लिया, और साथ में इसको भी इंटीग्रेट कर लिया। इसको इंटीग्रेट करके y आया, और इसकी इंटीग्रेशन ये आई, तो ये आ गया y इक्वल टू वो चीज़ जो हमने निकाली थी। अब कंडीशन भी गिवन थी हमारे पास, तो इस कंडीशन का हमने यूज़ किया कि ये देखो, ये कर्व पास कर रहा है 0 पॉइंट से, इसका मतलब x और y गिवन है। कंडीशन में पर्टिकुलर सॉल्यूशन के x और y की वैल्यू ही गिवन होती है ना, तो यहाँ पर इनडायरेक्टली x और y की वैल्यू गिवन थी, जो हम साफ साफ दिख तो रही थी, पर हमने फिर भी लिख दी कि x और y की वैल्यू ये है। और फिर हमने वैल्यू पुट करके c की वैल्यू आराम से निकल गई, और c की वैल्यू निकल गई, तो हमने बता दिया कि भाई c की वैल्यू ये है, यहाँ पे ये पुट कर दो, तो c की वैल्यू हमने देख ली। यहाँ पे सॉल्यूशन तो आ गया था, पर फिर भी स्टिल आप सिंप्लीफाई और कर सकते हो इसको दिखाने के लिए कि हाँ ये है अच्छा सा सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये गिवन है, फाइंड द सॉल्यूशन कर्व। ठीक है, इसमें भी सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, पासिंग थ्रू द पॉइंट। अब देखो पॉइंट भी गिवन है, मतलब कंडीशन गिवन है, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी गिवन है, कंडीशन भी गिवन है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही निकालना है मतलब। तो अब कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन, सबसे पहले y वाली सारी टर्म्स एक तरफ कर देते हैं। एक तो y यहाँ पे
ठीक है, और इस साइड में ये भी y है, इस साइड वाले में ये है एक y वाली, तो दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगी। अब यहाँ पे एक तो ये है x+2 पहले से ही है, अब और तो कुछ नहीं है ना, यहाँ पे x है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड में चला जाएगा, और dx यहाँ पे डिवाइड में है तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई। ठीक है, हो गया, वेरिएबल्स सेपरेट कर दिए, y वाले एक तरफ x वाले एक तरफ। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कैसे करोगे इसकी, यहाँ पर तो साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम इसको अलग अलग लिखते हैं, मतलब x के नीचे भी है x, 2 के नीचे भी है x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ना, x+2 ओवर x दिया हुआ है, मतलब इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, x के नीचे भी ये x है, +2 के नीचे भी ये x है, तो मतलब यहाँ पे तो 1 बच गया, और ये 2 ओवर x मतलब 1 ओवर x की जैसी होगी इसकी log ऑफ मॉड ऑफ x। ठीक है, तो ये तो इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगी। पर ये वाली इंटीग्रेशन देखो, अब इसके लिए दो चीज़ें देख सकते हैं, या तो हम देखते कि भाई इसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे हो, तो इसका डिफ्रेंसिएशन तो 1 आएगा। ठीक है, 1 + 0 यानी 1 आएगा, तो 1 तो यहाँ पे है नहीं, y भी है साथ में, तो और क्या हो सकता है, और ऐसी वाली कंडीशन भी तो बन सकती है, अगर यहाँ पे भी y+2 होता तो y+2 से y+2 कैंसिल कर देते, तो ऐसा करते हैं y+2 ही बना देते हैं, यहाँ पे भी y+2 बना दिया, तो +2 बनाया है, तो ऐसे ही तो बना नहीं सकते, एक्सप्रेशन को बैलेंस करके रखना पड़ेगा, तो 2 को प्लस भी कर दिया माइनस भी कर दिया, ताकि एक्सप्रेशन हमारी ये जो है बैलेंस्ड रहे, 2 से 2 कैंसिल, वही y बच गया। पर हमारा काम यहाँ पे हो गया, देख रहे हो कैसे स्मार्टली हमने काम किया है। और यहाँ पे इसको अलग अलग करके लिख देते हैं, x/x + 2/x dx। ओके, तो यहाँ पे भी अब अलग अलग करके लिख लेते हैं कि y+2 के नीचे भी y+2 है, एंड 2 के डिनोमिनेटर में भी y+2 है, तो साथ में dy इक्वल टू, तो ये चीज़ आ गई 1 + 2 ओवर x dx। अब y+2 से y+2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी आ गया 1 - 2/y+2 dy। अब इस सब की इंटीग्रेशन तो बहुत ही आसान है, क्यों, देखो 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dy y हुई, माइनस ये 2 तो कांस्टेंट है, 2 तो बाहर ही लिख दो, और इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, log ऑफ मॉड ऑफ y+2 इक्वल टू, ये क्यों हुआ log ऑफ मॉड ऑफ, क्योंकि इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या हुई, 1 हुई ना, 1 + 0 डिफ्रेंसिएशन इसकी 1, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है 1, ये 2 तो कांस्टेंट है ना, ये तो इंटीग्रेशन के बाहर ही कंसीडर करो आप। देखो ना, नहीं समझ आ रहा आपको, ये देखो -2 ओवर y+2 ऐसे गिवन है ना ये, तो ये 2 बाहर लिख दो, तो यहाँ पे तो 1 ही बच गया ना। अब इस y+2 की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, y की dy/dy 1, इसकी 0, 1 + 0 1 ही बचा, तो 1 तो यहाँ पे प्रेजेंट है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो कि नीचे डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन जो भी चीज़ आती है वो यहाँ पे न्यूमरेटर में अवेलेबल हो, तो उसकी डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, और ये क्या है, ये भी ऐसा ही आ जाएगा, 1 की x आ जाएगी, अब क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू dx है, ये ध्यान देना है, +2 log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस c लिख लो, या फिर log ऑफ c लिख लो, c लिख लेते हैं। ठीक है, अब इंटीग्रेशन तो हो गई, जनरल सॉल्यूशन आ गया है। अब जनरल सॉल्यूशन के बाद ये कंडीशन पुट करते हैं ना, ये पॉइंट जो दिया हुआ है लिख लेते हैं कि नाउ द कर्व इज पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, तो ये पॉइंट किस पॉइंट से कर्व पास कर रहा है, 1 एंड y-1, मतलब कि x की वैल्यू क्या है 1 एंड y की वैल्यू क्या है -1, x कोऑर्डिनेट पे ये वैल्यू है, y पे ये है। ठीक है, तो y की जगह पे पुट कर दो, अब y और x की जगह पे सब रिप्लेस कर दो, y में -1 एंड यहाँ पे अगेन y है मतलब -1, फिर x की जगह पे क्या है 1 + 2 log ऑफ 1 + c
ठीक है, तो ये आ गया -1 -2 log 2 - 1 इज़ 1, 1 का log 1 ही होता है, 1 + 2 log 1 + c। अब log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, तो ये पूरी टर्म 0 आ गई, ये भी 0 ही है। तो यहाँ पे सिर्फ बच गया -1, ये वाला 1 भी दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, और c। तो c की वैल्यू आ गई -2। -2 आ गई, तो पुट कर दें इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन को कोई नंबर दे देते हैं। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1, अभी c की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी -2। ठीक है, इस इक्वेशन में, पूरी इक्वेशन में सिर्फ c की वैल्यू रिप्लेस हुई है, क्योंकि c की वैल्यू हमने निकाल दी, तो -2 हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब इसका ये आंसर तो आ गया है, पर स्टिल हम इसको थोड़ा और अच्छे से लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे y है, x है, इसको एक तरफ ही लिख लेते हैं, y ये x दूसरी तरफ, ये 2 भी दूसरी तरफ ही लिख लेते हैं, इक्वल टू log वाली सारी चीज़ें एक तरफ लिख लेते हैं, 2 log mod of x, माइनस का है तो ये दूसरी साइड जाके प्लस का हो जाएगा, 2 log y + 2। अब इसको और कैसे लिख सकते हो आप? यहाँ पे देखो, 2 log से पहले कोई भी चीज़ होती है तो वो क्या आ जाती है? जिसका log लिया होता है उसकी पावर में। ठीक है, तो मतलब कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस log y + 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि मॉड्यूलस हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि मॉड्यूलस का काम होता है कि जो भी टर्म है उसको पॉजिटिव, उसका जो भी स्क्वायर, जो मॉड्यूलस हटाओगे तो पॉजिटिव आना चाहिए, तो स्क्वायर का भी वही काम होता है, स्क्वायर से भी पॉजिटिव ही आता है ना, तो मॉड्यूलस हट गया। ओके, अब यहाँ पर इसको और अच्छे से लिखो, तो प्लस के साइन से लॉग वाली दो टर्म्स सेपरेटेड, तो जब प्लस के साइन से लॉग वाली दो टर्म सेपरेटेड होती है तो वो दोनों टर्म्स क्या कर जाती है? मल्टीप्लाई। तो ये तो पहले से ही था ये चीज़, यहाँ पर लॉग, ये दोनों चीज़ टर्म्स हो गई मल्टीप्लाई। तो इससे ज़्यादा सिंप्लीफाइड वे में आप नहीं लिख सकते, तो ये आ गया आंसर विच इज़ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। एक बार फिर से देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे हुआ। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास गिवन थी और कंडीशन गिवन थी, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले वेरिएबल सेपरेट कर दिए। अब पॉइंट यहाँ पे आता था कि इसको हमने इंटीग्रेट कैसे किया। यहाँ पे देखा हमने अपॉर्चुनिटी कि भाई ये ऐसी वाली कोई फॉर्म तो बन रही है कि यहाँ पे कोई फंक्शन है और उसका डिफ्रेंसिएशन है, ये तो है नहीं यहाँ पे केस, तो यही वाला केस कर देते हैं कि यही वाली टर्म रिप्रोड्यूस कर देते हैं, यहाँ पे दोबारा से बना देते हैं। ठीक है, y+2 है तो यहाँ पे भी y+2 बनाने के लिए 2 प्लस भी कर दिया तो माइनस भी करना पड़ा ताकि वैसी की वैसी रहे। फिर उससे क्या हो गया, हमारे पास ये चीज़ अलग हो गई। ठीक है, ये y वाली टर्म की मतलब ये हट गई ना एक तरह से, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गई और 1 बच गया यहाँ पे, तो यहाँ से हमको इंटीग्रेट करने के लिए आसान हो गया। और ये भी फिर इसका इंटीग्रेशन हमें पता है कि अगर ऐसी वाली टर्म, अब ये ऐसी वाली टर्म बन चुकी है, अब प्रॉपर ऐसी वाली टर्म बनी। ठीक है, तो अगर ऐसी टर्म होती है कि यहाँ पे फंक्शन होता है और यहाँ पे उसका डिफ्रेंसिएशन होता है, तो क्या होता है, उसका लॉग ऑफ मॉड ऑफ फंक्शन होता है डिनोमिनेटर, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर। और फिर उसके बाद ये जनरल सॉल्यूशन निकल गया था। कंडीशन में हमने देखा कि यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो x और y की वैल्यू पुट कर दी तो c की वैल्यू आ गई। c की वैल्यू आ गई तो ये तो हमारा काम बहुत आसान हो गया, c की वैल्यू पुट कर दी और फिर तो सिंप्लीफाई करना था। आ तो गया था यहाँ पे भी आंसर, पर सिंप्लीफाई करना हम अच्छा समझते हैं कि अच्छे से दिखेगा, फिर आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखो, अब ये क्वेश्चन समझने वाला है। ठीक है, पहले समझो क्योंकि इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन तो कहीं पे गिवन नहीं है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 एंड -2, तो इक्वेशन कर्व की फाइंड आउट करनी है। ठीक है, मतलब y कर्व की इक्वेशन क्या होती है, y = समथिंग समथिंग होगी, y इन्वॉल्व होगा और x इन्वॉल्व होगा, यही बात है ना।
कोई भी इक्वेशन होगी जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, क्योंकि यहाँ पे दो ही कोऑर्डिनेट है, ठीक है, थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से गुजरती हुई है, मतलब कंडीशन भी गिवन है हमारे पास। गिवन दैट एट एनी पॉइंट एक्स वाई, क्या गिवन है कि किसी पॉइंट एक्स वाई पे ऑन द कर्व द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट, प्रोडक्ट किस किस का, स्लोप एंड वाई कोऑर्डिनेट, इन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट, इन दोनों का मतलब कि प्रोडक्ट स्लोप का इनटू वाई, ये चीज़ किसके इक्वल है, एक्स के, ठीक है। तो अभी सबसे पहले पार्ट वाइज करते हैं, इक्वेशन ऑफ द कर्व फाइंड आउट करनी है ना, तो पहले कर्व की इक्वेशन को कोई नाम दे देते हैं कि लेट, ऐसा करते हैं, वाई और एक्स का ही फंक्शन होगा ना, वाई इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स जनरल इक्वेशन होती है, ठीक है। बी इक्वेशन ऑफ कर्व, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में ही बात हो रही है ना, और कोई कोऑर्डिनेट तो आया नहीं है, तो मतलब कि वाई, ये हम इक्वेशन कर्व की मान लेते हैं कि वाई है कोई फंक्शन ऑफ एक्स की फॉर्म में, ठीक है, ये है इक्वेशन ऑफ कर्व। तो अब क्या दिया हुआ है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट भी इन्वॉल्व है, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट भी लिख देते हैं कि स्लोप क्या होगा, इस इक्वेशन, कोई भी कर्व ऐसा बन गया है जिसकी इक्वेशन वाई इक्वल टू एफ एक्स आ गई है, ठीक है, तो इसका स्लोप कितना होगा, स्लोप होता है इसका, स्लोप किससे पता चलता है, डी वाई ओवर डी एक्स होता है, कर्व का स्लोप किससे पता चलता है, डी वाई ओवर डी एक्स है ना, तो डी वाई ओवर डी एक्स स्लोप है कर्व का, ये भी लिख देते हैं, तो ये चीज़ भी लिख दी, ठीक है, क्वेश्चन से थोड़ी बहुत स्टेटमेंट उठा ली हमने कि डी वाई ओवर डी एक्स ये है स्लोप, क्योंकि स्लोप तो वही है ना कि रेट ऑफ चेंज कितना कितना हो रहा है, कितना चेंजिंग है, यहाँ से ये सीधी लाइन से कितने, कितना स्लोप कितना है, ठीक है, मतलब कि स्लोप तो डिफ्रेंसिएशन से ही पता चलता है ना, डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये चीज़ स्लोप ऑफ द टेंजेंट ये मान लिया, ये भी हो गया। अब ये जो कंडीशन गिवन है ना, ये बनाते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं इससे एक डिफरेंशियल इक्वेशन, तो फ्रॉम गिवन कंडीशन लिख देते हैं, फ्रॉम द गिवन कंडीशन द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एंड वाई कोऑर्डिनेट, इन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट, तो ये निकल गया। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रोडक्ट किसका, स्लोप का और वाई कोऑर्डिनेट का, स्लोप का और वाई कोऑर्डिनेट का किसके इक्वल है, एक्स कोऑर्डिनेट के, तो ये हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर ली है। अब एक बार डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए ना बस, तब तो सॉल्यूशन निकालना है और कंडीशन गिवन है, ठीक है, सॉल्यूशन निकालते हैं इसका, कैसे निकालोगे, सेपरेट कर दो वेरिएबल्स, यहाँ पे वाई वाले रहने दो और यहाँ पे एक्स दूसरी तरफ चला जाएगा, एक्स वाले आ गए, फिर क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, वाई का स्क्वायर ओवर 2, इसकी क्या होगी, एक्स का स्क्वायर ओवर 2 प्लस सारे कॉन्स्टेंट्स यहाँ सी में इंक्लूडेड, हो गया डन। अब ये 2 भी कॉमन टाइप ही है, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे इसको इधर को ही ले आते हैं और कॉमन निकाल लेते हैं 2 को, तो 2 कॉमन निकाल देंगे तो ये चीज़ बच जाएगी 1/2 कॉमन निकाल दिया मतलब, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर बच गया, यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर बच गया, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया 2 टाइम्स सी, इसको सी प्राइम दे देते हैं नाम, क्योंकि कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय 2 कोई कांस्टेंट ही आएगा ना, सी प्राइम इज इक्वल्स टू 2c, ठीक है। अब ये सिंप्लीफाई भी हो गया, तो सिंस अब क्या ये क्या बोला है कि कर्व किस पॉइंट से पास करेगा, ये चीज़ लिख लेते हैं, तो ये चीज़ हमने लिख दी कि कर्व कहाँ से, इस पॉइंट से पास हो रहा है। अब यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है जब, तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है, -2, तो वो चीज़ हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है, पुट कर दो, एक्स की जगह पे 0, वाई की जगह पे -2, तो -2 का स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे 0 है, ओके, और यहाँ पे सी प्राइम ही है,
तो -2 का स्क्वायर तो 4 हुआ, 0 का स्क्वायर समथिंग, तो सी प्राइम की वैल्यू आ गई 4। अब ये वापस पुट कर देते हैं 4। तो जब पुट करेंगे क्या आ जाएगा, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ सी प्राइम इन इक्वेशन 1 दे दो इसको नाम, वी गेट, ओके ये लिख दिया यहाँ पे, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी प्राइम की जगह 4। ये आ गया, इससे ज़्यादा तो और सॉल्व नहीं हो सकता ना, तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या हुआ इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में चैलेंज ये था कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन खुद से बनानी थी। तो एक तो बता दिया था कि इक्वेशन ऑफ कर्व है, कोई भी इक्वेशन है कर्व की, जो कि हमने मान ली थी कि y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x हो गए, और अल्टीमेटली ऐसी निकली ना, y इज़ फंक्शन ऑफ x, मतलब y एंड x इन्वॉल्व है, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x बी द इक्वेशन ऑफ कर्व। नाउ अब और क्या चीज़ चाहिए थी, स्लोप ऑफ टेंजेंट भी इन्वॉल्व था, तो स्लोप हमें पता है, वैसे भी इन्होंने डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं तो इन्वॉल्व करनी थी ना, तो स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये क्या आ गया, dy ओवर dx से स्लोप मिलता है हमें, ठीक है, ये भी हमने पहले ही स्पेसिफाई कर दिया। अब यहाँ पर देखो क्या चीज़ दी हुई है कि द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज ऑफ द टेंजेंट, मतलब स्लोप और y का प्रोडक्ट, ठीक है, स्लोप और y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल है, इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है, इक्वल टू x कोऑर्डिनेट, इक्वल टू x कोऑर्डिनेट। बस चैलेंज यहीं तक था, इसके आगे तो वेरिएबल सेपरेट किए और इंटीग्रेट कर दिया, और फिर तो सिंप्लीफिकेशन ही थी। फिर उसके बाद क्या किया कि ये कंडीशन गिवन थी, अब जनरल सॉल्यूशन आ गया, पर हमें कंडीशन का भी तो यूज़ करना है। यहाँ पे पर्टिकुलरली पूछा है कि इस पॉइंट से पास होना चाहिए वो, तो मतलब कि एक पर्टिकुलर चीज़ है हमारे पास, तो कर्व किससे पास हो रहा था, इससे, यानी x की वैल्यू भी है, y की वैल्यू भी है, तो ये हमने यहाँ पे पुट करके c प्राइम, ये जो कांस्टेंट था, अननोन कांस्टेंट था, आर्बिट्ररी कांस्टेंट था, ये भी हो गया रिमूव, और ये आ गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 18 में गिवन है, एट अ पॉइंट एक्स वाई ऑफ द कर्व, ठीक है, पॉइंट एट एनी पॉइंट दिस, द स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, अब टेंजेंट का स्लोप, कोई भी कर्व दिया हुआ है, द स्लोप ऑफ टेंजेंट, जिसका स्लोप किसके इक्वल है, ट्वाइस द स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट। स्लोप जो टेंजेंट का है, किसी टेंजेंट का जो स्लोप है, अब आपको पता है टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, dy ओवर dx, वो किसके इक्वल है, ट्वाइस, मतलब 2 टाइम्स स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, m से डिनोट होता है ना, ये लाइन है कोई, लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये m जो है ये स्लोप होता है। तो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अब ये लाइन सेगमेंट भी इन्होंने लाइन की इक्वेशन नहीं दी है, इन्होंने बताया कि जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द पॉइंट दिस, तो जहाँ पे भी ये कोई स्लोप है और ये कोई लाइन कट कर रही है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये है लाइन का स्लोप, ऐसा कह रही है, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पॉइंट तक का जो स्लोप है उसका ट्वाइस है, ठीक है, ये जो स्लोप है उसका ट्वाइस है, मतलब ये और भी ज़्यादा स्लोप भी होना चाहिए, इससे भी इतना ज़्यादा स्लोप ही होगा कहीं, मतलब बहुत ज़्यादा स्लोप ही, अब बना तो नहीं सकते ना एग्जैक्टली, ठीक है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व बना तो सकते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ गिवन ऑफ द कर्व गिवन दैट इट पासेस थ्रू दिस, तो अब इक्वेशन ऑफ कर्व निकालनी है, वही वैसा ही पुराने वाले टाइप का क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ कर्व निकालना है, तो सबसे पहले जनरल इक्वेशन ऑफ जो कर्व होती है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, वो हम लिख देते हैं, ठीक है, कि ये हमने y से ये कर्व की इक्वेशन डिनोट कर दी है जो कि फंक्शन ऑफ x है, मतलब x वेरिएबल्स भी उसमें इंक्लूड हो गए। अब स्लोप इन्वॉल्व है टेंजेंट का, ठीक है, तो ये भी बता दिया कि dy ओवर dx है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, जो कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ होता है ये उसका स्लोप है, ठीक है, इस टेंजेंट का स्लोप है dy बाई dx। अब एट सम पॉइंट जो भी ये इसमें दिया हुआ है एट पॉइंट एक्स वाई, अब फ्रॉम गिवन कंडीशन क्या पता चल रहा है, देखो ध्यान से देखना कैसे बना रहे कंडीशन, कि द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस,
ये जो स्लोप है यानी कि डी वाई ओवर डी एक्स से स्लोप रिप्रेजेंट करते हैं ना, ये है ट्वाइस यानी 2 टाइम्स स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। अब लाइन सेगमेंट के लिए ये ऐसे टाइप के लाइन सेगमेंट दी हुई है। एक पॉइंट बोल दिया है -4 एंड -3, दूसरा पॉइंट पता नहीं है तो एक्स वाई लिख लेते हैं, ठीक है। तो स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है y2 - y1 यानी कि कोई भी पॉइंट, ये देखो यहाँ पे y/x होता है ना, डेल्टा y/डेल्टा x बोलो, मतलब ये चीज़ स्लोप होती है, ठीक है। तो पहले y2 - y1 मतलब -3 - y ओवर फिर x वाले पॉइंट्स -4 - x। ओके, ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ स्लोप की ही ज़रूरत थी हमें लाइन सेगमेंट की, जो कि हमने निकाल दिया है। तो अब इक्वेशन बन चुकी है। ये वाली चीज़ अगर आपको नहीं समझ आई है तो एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बता देती हूँ। ये y है ना, ये m क्या होता है? ये m होता है, दिस m इज़ y2 - y1 ओवर x2 - x1। अब समझ में आया? ठीक है। तो एक y2 है, ये वाले कोऑर्डिनेट्स x2 y2 मान लो, ये x1 y1 मान लो, ठीक है। तो इसमें पुट कर दो ये। ओके, फिर इसको अब और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो आप। यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस कॉमन आ रहा है ना, तो माइनस दोनों जगह से कॉमन ले लो। 3 + y ओवर माइनस यहाँ से भी कॉमन आ गया, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ओके, अब क्या करते हैं, +x। अब डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे से दिखाई दे रही है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है और कंडीशन भी गिवन है कि ऐसी कोई इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास कर रही हो, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद वो पॉइंट पे कंसीडर करेंगे, मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन उसके बाद ही निकलता है ना। ओके, तो y वाली टर्म्स एक तरफ, यहाँ पे y है और ये भी y वाली है, तो ये इधर को आ जाएगी तो डिवाइड में चली जाएगी, dy इक्वल टू, अब यहाँ पे ये dx x वाली टर्म्स सारी यहाँ पर, ये x वाली थी और ये भी x वाली है, तो दूसरी तरफ dx। अब इंटीग्रेट कर दो, एक बार वेरिएबल सेपरेट हो गए तो इंटीग्रेट कर दिया। इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, यहाँ पे देखो, ये अगेन वैसी वाली टर्म है, यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है और ऊपर इसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर ना। यहाँ देखो 3 + y को डिफ्रेंशिएट करो, 3 की डिफ्रेंशिएशन तो 0 होती है, y की डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y 1 होगी, तो 1 है ना यहाँ पे, और यहाँ पे भी सेम ही केस है। तो ये आ गया लॉग ऑफ मॉड ऑफ 3 + y इक्वल टू 2 तो बाहर कांस्टेंट है, ठीक है, ये 2 इंटीग्रेशन के बाहर ही है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ 4 + x, ठीक है, साथ में प्लस कांस्टेंट c लिख लेते हैं, चाहे लॉग में लिखना है चाहे c लिखना है, बात वही हो जाती है। अब कंडीशन क्या गिवन है कि द इक्वेशन ऑफ द कर्व गिवन दैट इट पासिस थ्रू, इस पॉइंट से पास हो रही है, तो ये यहाँ पर मैंने लिख दिया कि द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिस थ्रू इस पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है। तो अब यानी कि x की वैल्यू क्या है, -2 है, और y की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पे पुट कर दें, log 3y की जगह पे 1 पुट करना है, ओके, एंड x की जगह पे क्या पुट करना है, -2 ना, प्लस c, ठीक है। लॉग ये आ गया मॉड 4 का मॉड क्या हुआ, 4 ही हुआ, 2 log 4 - 2 इज़ 2 प्लस c। अब ये देखो, ये चीज़ देख रहे हो, लॉग से पहले कोई चीज़ हो तो वो इसकी पावर में लिख सकते हैं हम, मतलब कि m log n को हम लिख सकते हैं log n to the power m, ठीक है, log 2 के पावर में ये वाला 2 लिख सकते हैं हम, प्लस c। अब ये चीज़ क्या आ गई, log 4, ये चीज़ भी क्या है, ये चीज़ भी log 4 ही आ गई ना, log 2 का स्क्वायर इज़ 4, क्योंकि तो log 4 - log 4 क्या आ गया, 0 आ गया, ये तो log 4 -
log 4 इक्वल टू सी, ये चीज़ तो ज़ीरो हो गई, तो सी की वैल्यू आ गई ज़ीरो। अब ये सी की वैल्यू ज़ीरो निकाल दिए ना, तो ये पुट कर देंगे हम इस इक्वेशन में। तो यहाँ पर जब सी की वैल्यू ज़ीरो पुट की, तो यहाँ पे प्लस ज़ीरो यानी कि कुछ भी नहीं, तो हमने ये लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा, ये आंसर तो आ गया, सॉल्यूशन आ गया, पर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, लॉग हटा सकते हैं यहाँ पे। कैसे हटता है लॉग? यहाँ देखो, पहले ये टू, आपको पता है कि लॉग से पहले कोई चीज़ हो तो उसको आप पावर में लिख सकते हो इस चीज़ की, तो इसकी पावर में लिख दिया ये टू, ठीक है। लॉग मॉड ऑफ 3 + y। अब ये लॉग हटाना हो तो क्या करते हैं आप? लॉग हटाना हो तो लॉग दोनों तरफ कैंसिल हो गया। कैसे? एक्सपोनेंशियल ले लो, एक्सपोनेंशियल लॉग को कैंसिल कर देता है, तो e2 दोनों साइड एक्सपोनेंशियल ले लिया तो लॉग कैंसिल हो गया, बच गया 3 + y इक्वल टू 4 + x का स्क्वायर। अब मॉड एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो 3 + y इक्वल टू 4 + x का होल स्क्वायर। अब इसको आप थोड़ा और रीअरेंज कर सकते हो, x+4, यहाँ पे 4 + x को x+4 लिख दिया, बात वही है। 1 + 2 लिखो, 2 + 1 और इक्वल टू y+3। ये आ गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो एक बार फिर से देखते हैं कि क्या हुआ। सी, इसमें भी हमने क्या किया, सबसे पहले इस क्वेश्चन को ढंग से एनालाइज किया कि क्या दिया हुआ है। एट पॉइंट, इस पॉइंट पे कर्व के स्लोप ऑफ द टेंजेंट, जो कि टेंजेंट का स्लोप है वो किसके इक्वल है? स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ट्वाइस, यानी 2 टाइम्स स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट भी आता था हमें निकालना, और इसका स्लोप तो पता ही है, टेंजेंट का कर्व का स्लोप क्या होता है? dy/dx। तो फिर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार थी। अब क्या करना था हमें? इस डिफरेंशियल इक्वेशन, अब यहाँ देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन यूज़ हो गई, यहाँ तक की सारी इन्फॉर्मेशन यूज़ हो गई हमारी। इन पॉइंट्स का भी यूज़ हो गया, इसका भी यूज़ हो गया, ये जो कंडीशन गिवन थी ये भी थी। अब यहाँ पे क्या फाइनली पूछा था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन दैट इट पासेस थ्रू दिस पॉइंट। वहीं पे बात आ गई कि एक कर्व की इक्वेशन निकालने, मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कि सॉल्यूशन से निकलेगी वो इक्वेशन जो कि पास करनी चाहिए इस पॉइंट से, मतलब एक पर्टिकुलर केस भी दे दिया है, ठीक है। तो अब ये जब डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, इसको हमने पहले वेरिएबल सेपरेट कर दिए, फिर इंटीग्रेट कर दिया, और वेरिएबल सेपरेबल मेथड से ये आ गया जनरल सॉल्यूशन। उसके बाद हमें सी की वैल्यू इवैल्यूएट करनी थी, मतलब क्योंकि कंडीशन वैसे भी गिवन थी कि इक्वेशन कहाँ से पास होनी चाहिए थी, -2 and 1 से, ये लिखा हुआ था ना। तो इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू -2 हो जब, तो y की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे पुट कर दी और सी की वैल्यू आ गई, और आई भी क्या, ज़ीरो, ठीक है। ज़ीरो फिर हमने यहाँ पे पुट कर दिया कि भाई ये है सी की वैल्यू, ये सी हटा दो, आर्बिट्ररी कांस्टेंट की अब कोई ज़रूरत नहीं, इसकी वैल्यू निकल चुकी है, तो सी की वैल्यू ज़ीरो पुट कर दी यहाँ पर। अब ये आ तो गया, बट हमने इसको सोचा कि ये लॉग भी हटा ही देते हैं, दोनों साइड लॉग है तो ये इजीली हट जाएगा। तो इसको हमने सबसे पहले तो ये 2 को ट्रीट किया, क्योंकि ये लॉग से पहले था 2, तो इसको हम इसके पावर में लिख सकते हैं। फिर एक्सपोनेंशियल आपको पता है लॉग के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है, तो ये चीज़ बच गई, ठीक है। तो ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 19 में गिवन है द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड, मतलब एक बलून है स्फेरिकल शेप का, ठीक है, स्फेरिकल शेप है उस बलून की, बीइंग इन्फ्लेटेड मतलब उसको फुलाया आपने, चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट, तो वो कांस्टेंट रेट पे चेंज हो रहा है जब आप बलून को फुलाते हो, ठीक है, बलून को ब्लो करते हो, ओके। इन्फ्लेट होता है वो, मतलब हर डायरेक्शन से मतलब बड़ा बड़ा होता रहता है, मतलब वॉल्यूम उसका चेंज हो रहा है, पहले इतना वॉल्यूम था, फिर इतना 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 बड़ा बड़ा होता गया, ज़्यादा बढ़ता गया वॉल्यूम। तो ये बता रहा है कि ये कांस्टेंट रेट पे इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ओके, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गया। इफ़ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स, इनिशियली 3 यूनिट्स है इसका, एंड आफ्टर 3 सेकेंड्स 6 यूनिट्स तक
इन्फ्लेशन हो चुकी है उसमें। फाइंड द रेडियस ऑफ बलून आफ्टर टी सेकेंड्स। तो अब टी सेकेंड्स के बाद बलून का क्या रेडियस है, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो क्या चीज़ गिवन है। सबसे पहले तो वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रेट पे चेंज हो रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम निकाल सकते हैं ना, जो कि कांस्टेंट है, यही बोल रहा है ये। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का जो रेट ऑफ चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो कांस्टेंट है। तो ये चीज़ तो ये बता ही रहा है यहाँ पे। तो इसके लिए हमें वॉल्यूम चाहिए एक, और कांस्टेंट तो हम ऐसे ही मान लेंगे। तो वॉल्यूम पहले कंसीडर कर लेते हैं कि लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ बलून ऑफ रेडियस आर। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम क्या होता है, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, स्फेरिकल बोला है ना, 4/3πr³। आर रेडियस यहाँ पे पहले ही हमने मेंशन कर दिया, अगर आप भूल गए हो तो यहाँ पे कर लेना, वेयर आर इज रेडियस। ठीक है, अब क्या बोलता है ये कि इसको जब आप इन्फ्लेट कर रहे हो, ठीक है, मतलब फुला रहे हो, तो ये जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ये वॉल्यूम चेंज हो रहा है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, कांस्टेंट रह रहा है, कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, कांस्टेंट रेट पे चेंज हो रहा है। जो रेट है इस वॉल्यूम के चेंज होने का वो कोई कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को के लिख दो, वेयर के इज कांस्टेंट, वेयर के इज कांस्टेंट। ठीक है, एंड टी इज टाइम, जो भी लिख दो, टी इज टाइम, ये मेंशन करते रहना जहाँ जहाँ पे भी आएगा। अब इसको हम फाइंड आउट कर ले, डिफरेंशियल इक्वेशन तो आ गई है, और ये तो इफ़ करके है, ये तो पूरी की पूरी कंडीशन है यहाँ से आगे, और यहाँ पे एक भी नहीं, दो दो कंडीशंस दी हुई है, एक इनिशियली कंडीशन दी हुई है, एक 3 सेकेंड्स बाद में कंडीशन दी हुई है, तो दो कंडीशंस है हमारे पास गिवन। पर चलो डिफरेंशियल इक्वेशन तो यही है, यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। d/dt वॉल्यूम क्या है, 4/3πr³ इक्वल टू k। तो अब यहाँ पे 4/3π तो आपको पता है कांस्टेंट है, d/dt r³। ठीक है, यही चीज़ बच गई। तो अब r³ की डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू t है, तो 3r, और अगेन r की 3r का स्क्वायर, 3r का स्क्वायर होगा ना, डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, x टू द पावर m की d/dx dr, या जो भी x के विद रिस्पेक्ट टू नहीं है यहाँ पे ये ना, तो ये पहले पावर लिख देते हैं, फिर पावर -1 होता है, तो पहले पावर लिख दी 3 और फिर पावर -1, 3 -1 2। अब अगेन इसकी डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, अगर विद रिस्पेक्ट टू आर ही होता तो dr/dr1 होता, ये करने की ज़रूरत ना होती, पर यहाँ पे t है तो dr/dt k। ओके, अब ये फिर से एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, 4πr² dr/dt इक्वल टू k। अब इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्व करने के लिए नोटिस करो कि यहाँ पे दो वेरिएबल, ये के तो कांस्टेंट है, ये तो हमने पहले ही बोल दिया है कि क्योंकि ये कंडीशन के हिसाब से ही हमने के लिया है ना। तो अब आर और टी दो वेरिएबल्स है, तो वेरिएबल सेपरेट कर देते हैं। कैसे, डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसे ही तो सॉल्व करते हैं कि वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं। तो सेपरेटिंग द वेरिएबल्स आप लिख सकते हो यहाँ पे, अभी ये लिख दिया मैंने, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स एंड इंटीग्रेटिंग। तो अब आर वाला एक तरफ कर देते हैं और टी वाले एक तरफ, 4πr² dr, और ये dt दूसरी तरफ जाएगा तो k dt। अब वेरिएबल सेपरेट हो गए तो इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में भी देखो क्या आया, 4π तो कांस्टेंट है, r² की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dr क्या होगी, पावर +1, यानी 2 + 1 = 3/3 इक्वल टू इसका k तो कांस्टेंट है और यहाँ पे 1 ही बच गया, मतलब 1 की क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू dt t, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है और t ही बचता है, प्लस कांस्टेंट सारे के सारे c में इंक्लूडेड। ओके, तो ये चीज़ आ चुकी है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि
आराम से, कोई भी डिफरेंशियल टर्म नहीं है, मतलब ये डिफरेंशिएशन वाली टर्म्स का सॉल्यूशन आ चुका है हमारे पास, के टी प्लस सी। अब कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशंस क्या क्या है? एक कंडीशन क्या है कि इफ़ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स। इनिशियली का क्या मतलब है? इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग का मतलब क्या है कि जब टाइम ज़ीरो है, इसका मतलब तो यही है ना। तो जब टाइम ज़ीरो है तो देन क्या है? देन इफ़ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स, देन रेडियस कितना है? 3 यूनिट्स है। देयरफॉर अब ये यहाँ पे पुट कर देते हैं इक्वेशन, इसको नाम दे देते हैं 1, और कोई तो इक्वेशन नहीं दिया ना। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, अब r की जगह पे 3, t की जगह पे 0। r की जगह पे 3, r का क्यूब ना, 3 का क्यूब इक्वल टू k, t की जगह पे क्या है? 0 है, प्लस c। तो यहाँ से एक नई कांस्टेंट तो आ ही जाएगा। सो 4/3 पाई, 3 इंटू थ्री है, इसका मतलब क्यूब। तो एक 3 से एक 3 कैंसिल, ये 0 इंटू समथिंग 0, सी ही बचा ना। तो सी आ गया यहाँ से 339, 9 इंटू 4 36 पाई। सी की वैल्यू तो यहाँ से आ चुकी है। एक कंडीशन हमने अभी एक ही कंडीशन इवेल्युएट की है, ठीक है, कि इफ़ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स, एक कंडीशन इवेल्युएट हो चुकी है। एंड आफ्टर 3 सेकेंड्स इट इज़ 6 यूनिट्स। आफ्टर 3 सेकेंड्स यानी कि नाउ, अब टी क्या आ गया? टी है 3 सेकेंड्स, देन आर कितना हो गया? रेडियस 3 सेकेंड्स के बाद 6 यूनिट हो गया, 6 यूनिट्स। अब ये जो सेकंड कंडीशन आई है हमारे पास t इक्वल टू 3 पे, मतलब टाइम जब 3 सेकेंड्स है तब 6 यूनिट्स हो रेडियस हो जाएगा। ये भी चीज़ पुट कर देते हैं यहाँ पे इक्वेशन 1 में, इसको 2 दे दिया हमने नाम, कहीं आगे काम आएगा तो यहाँ पे पुट कर दिया। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आ जाएगा? 4/3। अब r की जगह पे, यहाँ पे देखो r की जगह पे 6 यूनिट है, ये साथ साथ में ताकि दिख जाए आपको, यहाँ पे ऐसे करती हूँ, ठीक है। तो अब 4/3 पाई r क्यूब है, ठीक है, r क्यूब, r की जगह पे क्या डालना है? 6 ना, 6 का क्यूब इक्वल टू k, t की जगह पे 3 प्लस c। ओके, अब ये वाले c की वैल्यू भी आई हुई है, ये भी हम पुट कर देंगे। तो 4/3 पाई 6 का क्यूब है ना, मतलब 6 3 टाइम्स है, 3k प्लस c की जगह पे 36 पाई। और ये चीज़ कहाँ से हमें पता चली कि इसकी वैल्यू 36 पाई है? इक्वेशन 2 से। अभी क्या हुआ? 3 2 6 6 6 36, 36 इंटू 4 2 8, 36 इंटू 8, ये चीज़ कैलकुलेट करो। 6 8 48, 4 3 8 24, 28 288 पाई इक्वल टू 3k प्लस 36 पाई। अब 36 भी दूसरी तरफ चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 36 पाई माइनस का हो जाएगा ना ये इस साइड जाके, इक्वल टू 3k। अब 8 माइनस 6 2, 8 माइनस 3 5, 252 पाई इक्वल टू 3k। तो k की क्या वैल्यू आ गई? 252 डिवाइडेड बाय 3 पाई। तो इस ये 3 दूसरी तरफ चला गया ना। अब यहाँ पे क्या आ गया? 3 8 24 हुए, 1 12, 6 12 हुए। तो k की वैल्यू आ गई 80, नहीं 3 4 12 हुए ना, 84 पाई। k की वैल्यू भी आ गई, यहाँ से आई k की वैल्यू। तो दो कांस्टेंट्स की वैल्यू मिल गई, एक c की वैल्यू भी मिल गई, k की वैल्यू भी मिल गई। अब इन दोनों की जब वैल्यू मिल ही गई है, ठीक है, इसको भी इक्वेशन कोई नाम दे देते हैं, ये पुट करते हैं हम हमारी इक्वेशन 1 में। कौन सी थी? ये इक्वेशन में, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ c एंड k इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ये है इक्वेशन 1 ना, 4/3 पाई r क्यूब
4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू के टाइम्स टी। के क्या है 84 पाई टाइम्स टी प्लस सी है, ठीक है। सी की जगह पे 36 पाई। तो यहाँ पर ये देख लो, ये तो साथ साथ में दिखेगा कैसे, यहाँ देखो ये यही वाली क्वेश्चन लिखी है, इसमें 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू के की जगह पे वैल्यू पुट कर दिया, के की जो भी आई थी 84 पाई टी प्लस सी की वैल्यू जो भी आई थी 36 पाई, वो भी पुट कर दी। ओके डन। अब यहाँ से दिख रहा है सारी चीज़ें पता है आपको, तो आर की वैल्यू निकाल सकते हो आराम से। क्वेश्चन में तो यही पूछा है ना कि आप रेडियस बताओ, फाइंड द रेडियस ऑफ बलून आफ्टर टी सेकेंड्स। तो आफ्टर टी सेकेंड्स अब आराम से निकाल सकते हो, यहाँ पे आर रेडियस निकालो फिर। ठीक है, तो क्या किया जाए, सबसे पहले ये 3 से कर दिया जाए, तो 3 दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 टाइम्स 84 पाई टी प्लस यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों तरफ होगा, यहाँ 3 ये वाला 3 दूसरी तरफ चला गया। अब 4 भी दूसरी तरफ ले जाते हैं, 4 पूरा ही ले जाते हैं, 4 पाई यहाँ पे ही बचा हुआ है, 4 पाई पूरा दूसरी तरफ ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ आर ही चाहिए ना हमें, तो 4 पाई भी दूसरी तरफ ले गए तो 84 पाई, यहाँ पे डिवाइड हो गया 4 पाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा दोनों टर्म्स में से, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है पाई से पाई कैंसिल, और 4 2 8 1 4 4 9 36, तो 3 इंटू 21 313 3 2 6 t3t प्लस 3 इंटू 9 27, ठीक है। अब आर आ जाएगा यहाँ से, ये क्यूब दूसरी तरफ चले जाएगा, तो कैसे लिखते हैं 1/3 डिवाइड में हो जाएगा ना, ये यहाँ पे इस साइड को जाएगा तो ये पावर डिवाइड में चली जाएगी, तो आर की वैल्यू आपके पास ये आ गई, ठीक है। तो ये आ गया रेडियस ऑफ बलून आफ्टर टी सेकेंड्स, ठीक है। ये यूनिट्स हम कैसे लिखते थे, ऐसे ही लिखते थे, जब हमें नहीं पता होता ना सेंटीमीटर में मीटर में, तो हम यहाँ पे यूनिट्स लिखते थे, जो भी यूनिट है। तो एक बार फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या किया। यहाँ पे पूछा था कि वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट कांस्टेंट रेट, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रेट पे चेंज हो रहा है जब उसको फुला रहे हैं, फुलाते तो विद मतलब कि टाइम के साथ साथ बलून और बड़ा होता जा रहा है ना, तो वॉल्यूम में चेंज होता जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किस कांस्टेंट रेट पे, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ बलून वॉल्यूम इज कांस्टेंट, यही बोल रहा है ना ये कांस्टेंट रेट पे। तो ये हमने कंडीशन लिख दी, वॉल्यूम हमें पता है कि स्फेरिकल चीज़ का वॉल्यूम क्या क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब वी में पुट कर दिया, और इसको जब सिंप्लीफाई किया तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही थी हमारे पास। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्यूशन तो चाहिए था, क्योंकि रेडियस की वैल्यू तो हमें चाहिए, तो इसको हमने सॉल्व करने के लिए क्या किया कि यहाँ पर पहले वेरिएबल सेपरेट कर दिए, आर वाले सारे एक तरफ कर दिए, के वाला सारा एक तरफ, टी वाला सारा एक तरफ, क्योंकि के तो कांस्टेंट है ना, आर और टी है वेरिएबल, तो आर वाले एक तरफ टी वाले दूसरी तरफ, फिर इसको इंटीग्रेट करके ये आ गया। अब यहाँ पर 2 कंडीशंस गिवन थी, एक क्या थी कि इफ़ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स है इनिशियली रेडियस, इनिशियली मतलब t0 पे 3 यूनिट्स है, और दूसरी क्या कंडीशन थी, एंड आफ्टर 3 सेकेंड्स, मतलब जब t क्या है 3 है, ये वाली कंडीशन t 3 है, देन रेडियस कितना है, देन रेडियस इज 6 यूनिट्स, तो ये भी हमने कंडीशन देख ली। दोनों कंडीशंस को जब हमने अप्लाई किया ना एक एक करके, ये कंडीशन पहले पुट की, तो यहाँ पे टी भी 0 पुट कर दिया, आर 3 पुट कर दिया, तो यहाँ से सी की वैल्यू आ गई। जब ये वाला हमने पुट किया तो इसको पुट करने से यहाँ देखो ये चीज़ आ गई,
इसको पुट करने से k की वैल्यू आ गई। अब c और k की वैल्यू जब हमारे पास आ ही गई थी तो वो हमने यहाँ पर पुट कर दी, c और k की वैल्यू। जब हमने यहाँ पे पुट की ये वैल्यूज़ तो हमारे पास रेडियस आराम से निकल आया। और वही तो पूछा था कि रेडियस ऑफ बलून बताओ आफ्टर t सेकेंड्स, तो हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है, इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली एट द रेट R% पर ईयर। तो प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो कैसे इंक्रीज कर रहा है, किसी बैंक में कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज किया ही जा रहा है। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना बताया है इन्होंने कि R% पर ईयर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, R% तक इंक्रीज कर रहा है। R% रेट मतलब किस रेट पे कि R परसेंटेज टाइम्स जो इनिशियल अमाउंट है उतना हो ही जा रहा है उसका। ठीक है, तो अब क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ R। अब ये R% कितना है, ये R कितना है, इफ़ ये कंडीशन गिवन है। ठीक है, तो वैल्यू R की फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहले तो ये चीज़ बना लेते हैं, ये जो गिवन कंडीशन है ना, फ्रॉम गिवन कंडीशन, देखो यहाँ पे मैंने लाइन छोड़ दी है जो जो डिक्लेयर करने होंगे, जैसे पी टी जो भी है। तो प्रिंसिपल इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूटी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल विद रिस्पेक्ट टू टाइम पर ईयर लिखा है ना, तो मतलब प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ कितने R%। मतलब कि इनिशियली अगर पी है तो कुछ टाइम बाद वो कितना हो रहा है, R% हो रहा है, इस पी का बढ़ रहा है। ठीक है, R% ऑफ पी कितना होगा, परसेंटेज आपको पता है ये R डिवाइडेड बाय 100 टाइम पी, ऐसे करना पड़ेगा ना, यानी कि 0.02 है ना, यानी कि 1 एंड R 1 2 ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लगेगा पी। तो ये चीज़ इसकी इक्वल है 0R टाइम्स पी। ठीक है, ये चीज़ है आपके पास गिवन। एक बार फिर से देख लो कि प्रिंसिपल इंक्रीज हो रहा है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसके इक्वल है, एट द रेट, मतलब रेट यही होता है ना, एट द रेट ऑफ R% पर ईयर। रेट यही हुआ कि किस रेट से प्रिंसिपल चेंज हो रहा है, किस रेट से हो रहा है, R% पर ईयर। ठीक है, मतलब कि इनिशियली अगर P है तो कुछ टाइम बाद वो क्या हो रहा है, 0.0R टाइम्स P हो रहा है। ठीक है, मतलब R% ऑफ P हो रहा है। ठीक है, तो R% ऑफ P का मतलब यही है R/100 टाइम्स P, यानी कि R/100 को आप 0.0R भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। तो अब ये लिख दो कि P क्या है, यहाँ पे P क्या डिनोट कर रहा है, प्रिंसिपल, T क्या डिनोट कर रहा है, टाइम, R क्या डिनोट कर रहा है, रेट। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये लिख दिया, लेट पी डिनोट द प्रिंसिपल एट एनी टाइम टी एंड R% पर एनम। पर एनम की जगह पर ईयर भी लिख सकते हो, वही बात है, विद द इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने का काम है, उसके बाद कंडीशन तो गिवन है, वही बात हो गई। डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, अब ये सारी कंडीशन हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पे ले आई है। अब सबसे पहले वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं। ओके, वेरिएबल सेपरेट कर लो, दो वेरिएबल्स है, एक तो p है, ठीक है, और एक t है। dp और dt है ना यहाँ पे, तो मतलब एक p वाले वेरिएबल है और t वाला, तो p इस साइड आएगा तो ये 1/p हो जाएगा, dp इक्वल टू dt दूसरी तरफ चले जाएगा तो ये dt। अब वेरिएबल सेपरेट हो गए तो क्या करना है, इंटीग्रेट, नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रेशन है। तो क्या आ जाएगा, ये log p इक्वल टू यहाँ पे 0.0R टाइम्स, ये तो 0.0R तो कांस्टेंट है, और 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dt क्या होगी, t प्लस कांस्टेंट। कांस्टेंट को आप log c भी लिख सकते हो, सिंपल c भी लिख सकते हो। ठीक है, ओके, अब सिंपल सी ही लिख दो, कहाँ लॉग के चक्करों में पड़ोगे। ठीक है, कांस्टेंट सी आ गया। अब ये लॉग क्योंकि अब हमें पी और टी भी चाहिए ना, तो अब ये लॉग हटा दे यहाँ से। लॉग हटाने के लिए क्या लेते हैं, एक्सपोनेंशियल्स दोनों साइड,
तो क्योंकि एक्सपोनेंशियल लॉग के इफ़ेक्ट को कर देता है कैंसिल, तो ये भी एक्सपोनेंशियल 0.08 टाइम्स टी हो गया, प्लस ये भी एक्सपोनेंशियल सी हो गया। ठीक है, ओके। तो अब और क्या होगा? नहीं नहीं, ये एक्सपोनेंशियल पूरी टर्म का होगा ना, इस पूरी टर्म का, प्लस सी यहाँ पे आएगा ये। तो यहाँ से एक्सपोनेंशियल से लॉग कैंसिल हो गया, तो पी बच गया यहाँ पे, इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया, एक्सपोनेंशियल 0.08t, और ये जो सी है ना प्लस सी, इसको आप ऐसे अलग से भी लिख सकते हो, क्योंकि अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो इसका मतलब वही है कि यही चीज़ है कि e टू द पावर ये दोनों का प्लस करके 0.08t प्लस सी, वही बात है, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है ना। तो अब p इक्वल टू ये चीज़ आ गई। अब इस कांस्टेंट को, ये एक्सपोनेंशियल भी कांस्टेंट होती है, 2.7 समथिंग इसकी वैल्यू होती है, उसके ऊपर कोई कांस्टेंट और है c। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ भी कांस्टेंट ही है ना, तो इसको c प्राइम नाम दे देता है। तो e 0.08t ये आ गया c प्राइम, यहाँ पे लिख दिया। तो वेयर c प्राइम भी लिख दो। अगर आपने यहाँ पे लॉग लेके करना है तो लॉग लेके भी कर सकते हो, फिर वो लॉग यहाँ पे आकर के वो कांस्टेंट अल्टीमेटली ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई, ये चीज़ आपकी आ गई, एक सॉल्यूशन आ गया, जनरल सॉल्यूशन। पर हमको किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे चाहिए, और वो पर्टिकुलर चीज़ क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, फाइंड आउट करना है। इफ़ रुपीज़ दिस, ये अब इन्होंने प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया है कि ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, पी की वैल्यू दे दी है इन्होंने, डबल्स इटसेल्फ इन 10 ईयर्स, तो ये डबल कर देता है इसको अपने आप को 10 ईयर्स में। ठीक है, तो मतलब जब टाइम ज़ीरो था स्टार्टिंग में, इनिशियली कितने दिए, 100। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक करके प्रोसेस करते हैं कंडीशन को। तो जब स्टार्टिंग में मतलब टाइम ज़ीरो था, ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं अगर हम टाइम, तो आपने स्टार्टिंग में दिए कितने रुपीज़, 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ थे ना, तो मतलब प्रिंसिपल कितना रखा आपने, 100। तो ये पुट कर दें यहाँ पे, प्रिंसिपल 100 पुट करोगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको 1 इक्वेशन नाम दे देते हैं। 100 इक्वल टू सी प्राइम ई टू द पावर 0.0 r, टी कितना था, 0, p की जगह 100 पुट कर दिया, t की जगह 0 पुट कर दिया, क्या आ गया, ये 100 तो ठीक है, e टू द पावर ये 0 इंटू समथिंग 0 हो गया, e टू द पावर 0 किसी की भी पावर में 0 होता है तो वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, वो 1 हो जाता है ना, तो यहाँ पे आ गया c प्राइम इक्वल टू 100, c प्राइम की वैल्यू आ गई, मतलब c प्राइम की वैल्यू आ चुकी है आपके पास 100। तो देयरफॉर पुटिंग द वैल्यू ऑफ c प्राइम, पुटिंग p इक्वल टू 100 टाइम्स e 0.0 r टाइम्स t। एक कंडीशन से तो ये चीज़ आ गई। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अच्छा अभी नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि ये इसका अमाउंट डबल हो जाता है, कब, 10 ईयर्स में। इसका डबल क्या हुआ, 100 का डबल कितना हुआ, 100 टाइम्स 2 कर दो, 200 हुआ ना। तो नाउ दूसरी कंडीशन क्या है कि प्रिंसिपल हो गया है अब डबल, कब, टाइम, कितने टाइम बाद, t इक्वल टू 10 ईयर्स बाद, 10 पे, t इक्वल टू 10 पे हो चुका है ये डबल। तो अब ये चीज़ आ गई है, तो फ्रॉम इक्वेशन कौन सी, 1, ये वाली ले लो, 2 ले लेते हैं, इक्वेशन 2, क्योंकि इसमें इसकी वैल्यू भी आ गई है ना सी प्राइम की। 2, देखो क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल हो गया है अब 200, e टू द पावर 0.0 r, t कितना हो गया है, t है 10। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 200 इक्वल टू 100 e टू द पावर, अब 0.0 r का मतलब कितना हुआ, r अपॉन 2 0 है ना, 100 मतलब 2 पॉइंट बाद है ना, तो 100 ओवर में लिख देंगे इंटू 10, तो ये आ गया ये चीज़।
और ये 100 भी दूसरी तरफ ले जाओ तो ऐसे आ जाएगा e⁻0 r, तो ये आ गया ऐसे 2 बच गया 0.r। ओके, अब वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? वैल्यू तो r की फाइंड आउट करनी है। अच्छा, तो मतलब ये एक्सपोनेंशियल्स हटाना पड़ेगा। एक्सपोनेंशियल कैसे हटेगा? लॉग लेना पड़ेगा ना दोनों साइड, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, क्योंकि लॉग एक्सपोनेंशियल के इफेक्ट को कर देता है कैंसिल। तो ये चीज़ आ गई। लॉग ई टू द पावर है ना एक्सपोनेंशियल, यार ये क्या लिखा है, क्या लिख रही हूँ मैं? लॉग e⁻ 0.r ऐसे है ना। तो log 2 इक्वल टू ये चीज़ आ गई, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया और ये आ गया। तो 0.r किसके इक्वल आ गया? log 2। log 2 कितना होता है? log 2 की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन है। log 2 की वैल्यू है 0.6931, 0.6931। ये log 2 की वैल्यू पुट कर दिया हमने, ठीक है। 0.6931 है जो कि, तो r यहाँ से आ गया। ये 0.r का मतलब क्या है? r/10, तो 10 दूसरी तरफ चला जाएगा, तो 0.6931 इंटू 10 हो जाएगा, यानी कि ये बन गया 6.931। ये कैसे बना देखो, 0.6931 का मतलब क्या है? 6931/1 2 3 4, 4 बार 0 इंटू 10 भी था ना साथ में, तो ये कैंसिल हो गया। अब 3 ही 0 बच गए, यानी 1 2 3 के बाद पॉइंट लगे, 1 2 3 के बाद पॉइंट लगा, तो आर आ गया ये। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड रेट। तो ये यहाँ पे हमने कंक्लूड भी कर दिया कि वैल्यू आर कितनी आई, तो इसका मतलब क्या है कि रिक्वायर्ड इंटरेस्ट रेट कितना है? 6.93%। ओके, एक बार फिर से देखो इस क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या गिवन था कि इन अ बैंक प्रिंसिपल जो है वो कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज कर रहा था, मतलब प्रिंसिपल इज चेंजिंग, ठीक है। एट द रेट, रेट क्या होता है? रेट ऑफ, रेट यही रेट ना, रेट प्रिंसिपल ओवर, ये रेट आर से डिनोट किया है ना। तो ये किस रेट पे चेंज हो रहा था प्रिंसिपल विद रिस्पेक्ट टू टाइम? 0 मतलब r% पर ईयर। परसेंट को हमने फिर कन्वर्ट कर दिया, r% ऑफ p हो रहा था, मतलब प्रिंसिपल अगर स्टार्टिंग का अमाउंट p था रखा हुआ, तो उस पर कितना रेट लग रहा था? r% इस प्रिंसिपल का, इस प्रिंसिपल अमाउंट का r% लग रहा था। तो r% का मतलब क्या हुआ? r/100 टाइम्स p, यानी कि 0.0 r, ठीक है, क्योंकि दो है ना यहाँ पे 0, तो 2 बार वो छोड़ के पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पे पॉइंट लग गया। अब डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी बन चुकी थी, तो अब क्या करना था? वेरिएबल्स को करना था सेपरेट। वेरिएबल कौन कौन से? एक डी में p है, एक t है, ठीक है। r तो रेट है, ओके, जिसकी वैल्यू हमको निकालनी है। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ r। तो अब यहाँ पे वेरिएबल्स कर दिए सेपरेट और कर दिया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट करके हमने देखा कि ये तो लॉग में आ रही है वैल्यू, तो हमने ये लॉग हटा दिया, एक्सपोनेंशियल से रिमूव हो जाता है लॉग, तो ये हटा दिया, ठीक है। और प्रिंसिपल की ये वैल्यू आ गई। अब दो कंडीशन गिवन थी, कैसे कैसे गिवन थी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ r इफ ₹100 डबल्स इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। तो एक तो ये बात बोली थी कि ₹100 इनिशियल अमाउंट था, मतलब टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे प्रिंसिपल 100 था। तो ये हमने पुट करके सी की ये कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो रिमूव हो गया। फिर क्या हुआ? नेक्स्ट कंडीशन क्या थी कि ये जो चीज़ है ये इसको अपने आप को डबल कर रही थी। 100 का डबल तो 200 हुआ, 10 ईयर्स में डबल करी थी, टाइम भी दिया हुआ था, तो मतलब प्रिंसिपल 200 हो गया, टाइम 10 ईयर्स, ठीक है 10। तो ये जब हमने यहाँ पे पुट किया तो इससे यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुँच गए हम सॉल्व करते करते। फिर देखा कि एक्सपोनेंशियल है, अब हमको तो आर की वैल्यू चाहिए थी, तो एक्सपोनेंशियल्स किससे कैंसिल होना था? लॉग से। लॉग और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं ना, तो लॉग ले लिया दोनों साइड। फिर यहाँ पे आर की वैल्यू निकल गई और आंसर आ गया।
क्वेश्चन नंबर 21 भी बिल्कुल सेम इसी टाइप का है, बस इसमें क्या डिफरेंस आ गया है कि यहाँ पे देखो, इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कॉन्टीन्यूसली एट द रेट, ठीक है, प्रिंसिपल यहाँ पर भी इंक्रीज हो रहा है कॉन्टीन्यूसली, किस रेट पे? 5% पर ईयर, ठीक है। तो 5% ऑफ पी, 5% जो भी इनिशियल आपने अमाउंट डाला है उसका 5% इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो मतलब 5% ऑफ पी मतलब क्या है? 5/100 टाइम्स पी, यानी कि यहाँ पे 2 0 अगर पॉइंट में लिखना हो तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद 0 आएगा, ठीक है, टाइम्स पी, यानी 0.05 टाइम्स पी। ये चीज़ गिवन है कि कॉन्टीन्यूसली इस रेट पे प्रिंसिपल इंक्रीज होता है इस बैंक में, किसी भी बैंक में, ठीक है। तो अब कंडीशन क्या दी हुई है कि एन अमाउंट ऑफ ₹100 इज डिपॉजिटेड। अब देखो यहाँ पे कंडीशन गिवन है कि टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे इनिशियली ₹1000 आपने डिपॉजिट किया है, देन हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स। तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा आफ्टर 10 ईयर्स इस इंटरेस्ट पे? तो यही चीज़ पूछी है आपसे, इस बार रेट नहीं पूछा है आपसे, क्या पूछा है? प्रिंसिपल बताओ, ठीक है, रेट वगैरह सब गिवन है, तो पूरी अप्रोच सेम ही रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसको सॉल्व करना पड़ेगा सबसे पहले। ये तो हमने बना दिया यहाँ से कंडीशन, क्योंकि ये प्रिंसिपल कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है किस रेट पे? इस रेट पे, ठीक है। तो ये भी रेट है, ये किसके इक्वल है? ये चीज़ 5% हो रहा है पर ईयर, ठीक है। तो अब इसको सबसे पहले क्या करते हैं हम? वेरिएबल सेपरेट, पी दूसरी तरफ 0.05 टाइम्स ये डी टी दूसरी तरफ। अब वेरिएबल सेपरेट हो गए तो करते हैं इंटीग्रेट। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? लॉग ऑफ मॉड ऑफ पी, और यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन 0.05 तो कांस्टेंट है, dt की इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dt, मतलब इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन को कैंसिल कर देता है, तो t ही बचा प्लस c क्या है? इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब इसको अगेन आप सॉल्व कर सकते हो, तो ये कैसे सॉल्व करोगी? ये सिंपल लॉग ऑफ पी भी लिख सकते हो, क्योंकि प्रिंसिपल तो पॉजिटिव, ये अमाउंट ऐसे तो नहीं होगा ना कि आपने -500 डाले, ऐसा तो नहीं हो सकता। 500 डालोगे तो प्लस के ही होंगे ना वो। तो अब यहाँ पे लॉग हटाना है, लॉग कैसे हटाओगे? एक्सपोनेंशियल लेके दोनों तरफ, e⁻, ये पूरी टर्म भी एक्सपोनेंशियल में चली जाएगी, ठीक है। यहाँ पे इस एक्सपोनेंशियल ने लॉग के इफेक्ट को कर दिया कैंसिल, बच गया p। यहाँ पर क्या हुआ? ये इसको अलग अलग लिख सकते हो आप, क्यों? क्योंकि ये चीज़ तो कांस्टेंट ये हो जाएगी ना, ये पूरी, इसको किसी अलग कांस्टेंट से आप डिनोट कर सकते हो, जैसे c प्राइम से। तो इसको हमने अलग से डिनोट कर दिया, वेयर c प्राइम इज इक्वल टू e⁻c, ठीक है। अब ये चीज़ आ गई है, ये चीज़, और इस इक्वेशन को कोई नंबर दे देता है, इक्वेशन 1, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गई है। अब हमारे पास जो कंडीशंस है वो क्या क्या है, ठीक है। एक तो कि सबसे पहले हमने ₹1000 डिपॉजिट किया था, हाँ देखो, एन अमाउंट ऑफ ₹1000 इज डिपॉजिटेड विद दिस बैंक, मतलब कि व्हेन स्टार्टिंग में जब टाइम 0 से स्टार्ट हुआ, अगर टाइम को हम मानते हैं कि 0 से स्टार्ट होके चल रहा है कहीं कहीं तक, तो 0 पे जो हमने प्रिंसिपल अमाउंट डाला था वो था ₹1000। तो अब देखते हैं, इक्वेशन 1 गिव्स पी प्रिंसिपल 1000, सी प्राइम तो सी प्राइम ही है, ई 0.05, टी कितना है? 0, तो समथिंग इंटू 0 बिकम 0, यानी कि c प्राइम e⁻0, और e⁻0 का मतलब है 1, ठीक है। तो c प्राइम ही बच गया, तो c प्राइम की वैल्यू आ गई 1000। इस c प्राइम की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे हम, ठीक है, या नेक्स्ट कंडीशन कंसीडर कर लेते, वहीं पे पुट कर लेंगे। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है? हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स पे, t 10 ईयर्स है, तो t 10 ईयर्स पे कितना होगा? यही है ना, और कुछ तो नहीं है। t 10 ईयर्स पे प्रिंसिपल कितना होगा ये पता करना है, ठीक है। व्हेन t इज इक्वल्स टू 10 ईयर्स,
इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इसको 2 लिख दो, 2 वी गेट, अभी p इक्वल टू सी प्राइम की वैल्यू यहीं पे पुट कर देते हैं, 1000 निकल गया है, e टू द पावर 0.05 टाइम्स t कितना है, 10 है। ठीक है, अब यहाँ से प्रिंसिपल की डायरेक्ट ही वैल्यू निकल जाएगी ना, 1000 e टू द पावर 0.5, आप इसको लिख सकते हो कैसे, 0.05 इंटू 10 का मतलब है 5/2 है ना, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट यानी ओवर 100 इंटू 10, तो इससे ये कैंसिल, अब 0 यानी एक ही डिजिट है पॉइंट के बाद, तो ये चीज़ आ गई। अब याद करो, ये तो हमारे पास क्वेश्चन में भी गिवन है, e टू द पावर 0.5 की वैल्यू है 1.648, तो 1000 इंटू इसकी वैल्यू 1.648 क्वेश्चन में गिवन है, मतलब ये कितना आ गया, 1000 इंटू 1648, पॉइंट हटा दोगे तो ये पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू 1 2 3 डिजिट है ना, तो 30 आ जाएगी, तो अब 1000 से 1000 कैंसिल, प्रिंसिपल आ गया 1648, तो इतने हो जाएंगे आफ्टर 10 ईयर्स अगर आप 1000 डिपॉजिट करोगे एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 5%। तो ये हमने कंक्लूड कर दिया कि 1000 रुपीज़ 1648 रुपीज़ बन जाएंगे आफ्टर 10 ईयर्स। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 21 दोबारा से देखते हैं। यहाँ पे यही बताया था कि प्रिंसिपल कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज कर रहा है 5% पर ईयर पे, तो ये हमने लिख दिया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना है, 5% है। 5% ऑफ किसका 5%, प्रिंसिपल अमाउंट का ही 5% होगा ना, जो इनिशियली आपने अमाउंट डाला है, तो इसका मतलब आप इसको पॉइंट में लिखो तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, 0.05 टाइम्स पी। तो अब वेरिएबल सेपरेट कर दो, वेरिएबल सेपरेट कर दिए और इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है, फिर इंटीग्रेट करके ये चीज़ आ गई। अब हमने देखा कि यहाँ पे लॉग आ गया, तो लॉग हम हटा सकते हैं एक्सपोनेंशियल लेके दोनों साइड, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखा एक्सपोनेंशियल टू द पावर समथिंग ना, देखो बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो ये मतलब हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, इसका मतलब यही है। तो अब ये चीज़ हमने देखी ना कि एक्सपोनेंशियल की पावर में कोई कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल एक तो खुद एक कांस्टेंट है 2.7 जिसकी वैल्यू कुछ समथिंग समथिंग होती है, ठीक है, उसके ऊपर भी कोई कांस्टेंट है, तो मतलब ये पूरी चीज़ ही कांस्टेंट है, तो इसको सी प्राइम से डिनोट कर देते हैं, जहाँ पे सी प्राइम ये पूरे कांस्टेंट को डिनोट कर रहा है, ठीक है, सारे कांस्टेंट्स एक ही बना देते हैं हम, ताकि कोई ज़्यादा मतलब सॉल्व करने में इजी रहे। अब यहाँ पे देखा हमने कि जब t 0 था इनिशियली, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि इनिशियली हमने 1000 रुपीज़ का अमाउंट डाला है, ठीक है, मतलब टाइम 0 पे प्रिंसिपल 1000 था, तो ये पुट कर दिया तो सी की वैल्यू, सी प्राइम की वैल्यू आ गई। अब हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स, 10 ईयर्स के बाद में कितना हुआ, तो t 10 ईयर्स डाल दिया, तो प्रिंसिपल फाइंड आउट करना था कितना हुआ, तो ये हमने अभी वैल्यू निकाल ही दी थी सी प्राइम की, यहाँ पे सी प्राइम की वैल्यू निकाली दी थी, और t 10 ईयर्स दे दिया था, यहाँ पे 10 ईयर्स गिवन है, तो हमने 10 ईयर्स ये पुट कर दी सारी चीज़ें, और यहाँ से आ गया प्रिंसिपल। ये वैल्यू कहाँ से पुट की, ये क्वेश्चन में गिवन थी कि इसकी वैल्यू 1.648 है, तो प्रिंसिपल आ गया और हमने आंसर कंक्लूड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 22 में गिवन है, इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज दिस, ठीक है, इन अ कल्चर मतलब आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो, बैक्टीरियाज को ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, किसी पर्टिकुलर जगह पे बैक्टीरिया सारे के सारे ऑब्जर्व कर रहे हो कि इनिशियली इतने नंबर ऑफ बैक्टीरियाज है आप, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट, तो द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10%, और वो बैक्टीरिया का जो नंबर है ना, इनसे वो इनका 10% इंक्रीज हो जाता है, बैक्टीरिया का नंबर, बैक्टीरिया बढ़ते जाते हैं ना, एक जगह पे बैक्टीरिया रखोगे तो वो अपने आप मल्टीप्लाई होते जाएंगे, तो बैक्टीरिया 10% तक इंक्रीज हो जाते हैं 2 आवर्स में, 2 घंटों में 10%। इन हाउ मैनी आवर्स विल द काउंट रीच दिस नंबर, ठीक है, तो
कितना टाइम लगेगा, कितने आवर्स लगेंगे कि काउंट बैक्टीरिया इतने हो जाए, ठीक है। इफ़ रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। तो अब ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया प्रोपोर्शनल टू नंबर प्रेजेंट, मतलब ग्रोथ बैक्टीरिया की प्रोपोर्शनल है नंबर पे, जितने नंबर प्रेजेंट है बैक्टीरिया के, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपने इंटरप्रेट तो कर लिया है, अब थोड़ा और समझते हैं। पहले बैक्टीरिया को वाई से डिनोट कर देते हैं, किसी टाइम टी पे वाई है बैक्टीरिया का नंबर, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया का ग्रोथ जो हो रहा है, मतलब रेट ऑफ ग्रोथ कैसे होगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही ग्रो करेंगे ना। 2 आवर्स पे ग्रो कर रहे हैं कितने, और कितने आवर्स पे इतने हो जाएंगे, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम ग्रो कर रहे हैं। तो डी वाई ओवर डी टी किस चीज़ के प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है। किसके प्रोपोर्शनल है, नंबर प्रेजेंट, मतलब जितने इनिशियली है प्रेजेंट। तो इनिशियली ये प्रेजेंट कितने हैं, अब वाई से डिनोट किया है ना हमने कि नंबर प्रेजेंट, नंबर इनिशियली नहीं लिखा है, नंबर प्रेजेंट लिखा है सिंपल। तो वाई से डिनोट किया है इस जितने भी नंबर ऑफ बैक्टीरिया है, तो वाई के प्रोपोर्शनल है। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी हटा देते हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी हटाने पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है। प्रोपोर्शनैलिटी को जब भी हम इक्वल से डिनोट, मतलब इक्वल से रिप्लेस करते हैं, तो ये आता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, वेयर के इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है। अब ये चीज़ आ गई। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये तो ऑटोमेटिकली एक हमारे पास, मतलब इस चीज़ को हमने इंटरप्रेट किया तो हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन, तो अब इसको सॉल्व करने पे हमें ये मिलेगा ना नंबर, जो भी पूछ रहा है ये हाउ मैनी आवर्स, कितने आवर्स टाइम हमको यहीं से मिलेगा, क्योंकि टाइम तो यहाँ पे छुपा हुआ है। तो टाइम निकालना है तो इसको इंटीग्रेट तो करना ही पड़ेगा, मतलब इसको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करोगे, सबसे पहले वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, वही काम वाई वाले सारे एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे वाई है तो इस तरफ को आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डी वाई इक्वल टू के डी टी दूसरी तरफ जाएगा तो ऐसे। फिर इंटीग्रेट कर दो, एक बार वेरिएबल सेपरेट हो गए तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, लॉग ऑफ मॉड ऑफ वाई, सिंपल वाई भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बैक्टीरिया के नंबर को। तो ऐसा तो है नहीं कि -2 बैक्टीरिया है, ऐसा हो सकता है कोई नंबर, आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो कि यहाँ पे -1 पेन है, यहाँ पे ऐसे ही बोल सकते हो ना 1 पेन है, ठीक है। तो लॉग ऑफ वाई इक्वल टू, यहाँ पे के कांस्टेंट है क्योंकि तो बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को कैंसिल कर देता है तो 1 की इंटीग्रेशन टी ही होगी प्लस सी, ठीक है। अब ये चीज़ आ गई है, करेक्ट है। अब देखते हैं कंडीशन, ये इक्वेशन हमारी सॉल्व हो चुकी है, सॉल्यूशन निकल चुका है, जनरल सॉल्यूशन। अब कंडीशंस कितनी है यहाँ पे ना 3 कंडीशंस है टोटल, देख पाओगे आप तो। एक तो इनिशियली टाइम टी 0 पे इतने नंबर ऑफ बैक्टीरिया है, फिर नंबर इंक्रीज हो गया 10% 2 आवर्स बाद, ठीक है, मतलब टी इक्वल टू 2 पे 10% इंक्रीज हो गया। और थर्ड चीज़ क्या है कि कितने आवर्स पे ये इतना पहुंचेगा, ठीक है। तो बेसिकली 3 पार्ट्स आगे और होंगे इसके। तो अब ये जो काउंट है ना, ये नंबर बार बार यूज़ होगा, तो इसको ना बार बार लिखने के बजाय इसको वाई नॉट ही नाम दे देता है, ठीक है, कि इनिशियली जो बैक्टीरिया का काउंट है वो वाई नॉट है, क्योंकि बहुत बार यूज़ होगा। वाई नॉट बी बैक्टीरिया, ठीक है। तो वाई नॉट है, तो अब पुट कर देंगे अगर हम इसमें सारे के सारे, अभी इस नंबर को हमने वाई नॉट बोल दिया कि इनिशियली ये बता रहा है ना कि बैक्टीरिया काउंट इज दिस, इनिशियली स्टार्टिंग में ये है बैक्टीरिया काउंट, तो हमने मान लिया कि वाई नॉट है बैक्टीरिया, कब, जब टाइम टी इक्वल टू 0 है, मतलब जब हम काम स्टार्ट कर रहे हैं तब टाइम टी इक्वल टू 0 पे वाई नॉट है, क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है तो हम कहीं गड़बड़ ना कर दे तो वाई नॉट लिख दिया। आप डायरेक्टली नंबर भी लिख सकते हो, बट आपको पता चलेगा कि हाँ ये हमने जो भी काम किया है ये सही किया है, प्लस सी। अब यहाँ से 0 इंटू समथिंग 0 हो गया, ये लॉग ऑफ वाई नॉट आ गई सी की वैल्यू,
ठीक है, सी की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास यहाँ से। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है कि नंबर इज़ इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2 आवर्स। ठीक है, तो ये लिख दिया है कि सिंस नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2 आवर्स। इसका क्या मतलब है? दैट इज एट टी इक्वल टू 2, जब टी की वैल्यू 2 है तो वाई कितना हो जाएगा? ये वाई नंबर को डिनोट कर रहा है ना, वाई 10% हो गया। इंक्रीज्ड लिखा है, मतलब कि इनिशियल जो वाई नॉट था उसका भी 10% हो गया है। 10% ऑफ वाई नॉट, इसका मतलब क्या है? वाई कितना है? वाई नॉट प्लस 10% का मतलब क्या है कि 10/100, 10% ऑफ वाई नॉट, ये चीज़ है। इसका मतलब अगर इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, 10 एलसीएम आया, 10 वाई नॉट प्लस वाई नॉट यानी कि 10 प्लस 1 वाई नॉट, 11 वाई नॉट ओवर 10, ये चीज़ आ रही है। ठीक है, वाई इतने टाइम्स हो गया, यानी कि वाई टी इक्वल टू 2 पे, इस टाइम पे टी इक्वल टू 2 पे, ये देखो ये टी इक्वल टू 2 पे वाई कितना हो गया? 11/10 टाइम्स वाई नॉट। इसका मतलब यही बता रहा है ना ये कि 10% हो गया 2 आवर्स में। 10% ऑफ वाई नॉट इंक्रीज हुआ है, मतलब वाई नॉट तो है ही है, जो इनिशियली प्रेजेंट है वो तो है ही है, साथ में 10% और इंक्रीज हो गए, प्लस 10% ऑफ वाई नॉट। ठीक है, 10% ऑफ वाई नॉट तो था ही, प्लस 10% ऑफ, 10% को हमने नंबर्स में लिख दिया तो 10/100 ऐसे आ जाता है ना परसेंटेज जब हटाते हैं। तो ये चीज़ आ गई। अब ये चीज़ भी हम पुट कर देते हैं इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं। तो फ्रॉम, तो यहाँ पे लिख लो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या बन जाएगी इक्वेशन 1? लॉग ऑफ वाई इक्वल टू के टी प्लस सी। लॉग ऑफ वाई की जगह पे क्या है? 11/10 टाइम्स वाई नॉट इक्वल टू के टी प्लस सी। के की वैल्यू निकली है? अभी तक नहीं निकली है ना। टी, टी कितना था? टी है 2 आवर्स, 2 यहीं पे लिख दूँ, प्लस सी, सी की वैल्यू तो निकली है ना, प्लस सी, के टी प्लस सी था ना, सी की वैल्यू लॉग ऑफ वाई नॉट, लॉग वाई नॉट। तो अब यहाँ से दिख रहा है कि यहाँ से के की वैल्यू भी निकल जाएगी। ये सेकेंड पार्ट में पहुँचे अभी। अभी यहाँ पे ये वाली चीज़ प्रोसेस कर रहे हैं कि 10% हो गई है 2 आवर्स में। फिर एक्चुअल में जो निकालना है वो यहाँ पे, वो थर्ड पार्ट बोल सकते हो, थर्ड पार्ट में। तो अभी इसमें से के की वैल्यू निकाल देते हैं पहले। कैसे निकालेंगे? देखो ये लॉग है, लॉग दूसरी तरफ चले जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 11/10 टाइम्स वाई नॉट माइनस लॉग ऑफ वाई नॉट इक्वल टू 2k। अब आपको पता है कि अगर लॉग वाली दो टर्म्स माइनस से सेपरेटेड हो तो आप माइनस वाली टर्म डिवीजन में लिखते हो। ठीक है, तो 11/10 वाई नॉट, ये तो पहले से ही था ना, ये वाली टर्म प्लस वाली न्यूमरेटर में, ये प्लस वाली टर्म है ना ये न्यूमरेटर में, ओवर ये वाली टर्म डिनोमिनेटर में। तो ये चीज़ आ गई इक्वल टू 2k। मतलब कि लॉग m माइनस लॉग n को आप लिख सकते हो लॉग m/n। तो अब इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया लॉग 11/10 इक्वल टू 2k। तो k आ गया यहाँ से, 2 दूसरी तरफ गया तो 1/2 लॉग 11/10। k की वैल्यू भी यहाँ से आ गई है। इसको भी इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं, कहीं ना कहीं काम आ जाएगी। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन भी प्रोसेस हो गई। अब थर्ड क्या पूछा है? इन हाउ मैनी आवर्स, ठीक है, विल द काउंट रीच दिस। ठीक है, ओके, तो काउंट रीच मतलब कि ये पूछा है कि इन हाउ मैनी आवर्स काउंट यानी कि वाई इतना कब होगा। ठीक है, कितने टाइम पे होगा ये चीज़। तो अब इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया कि लेट द बैक्टीरिया, इनका नंबर 2 लाख हो जाएगा फ्रॉम 1 लाख इन टी इक्वल टू 1 आवर्स, T1 आवर्स। ठीक है, टी इक्वल टू T1, क्योंकि ये निकालना है कि T1 क्या है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अब ये मैंने इस तरह से क्यों लिखा, इसका एक फ़ायदा है।
देखो ये नंबर जो है ये इसका डबल है, समझ रहे हो, और इसको तो हमने वाई नॉट बोला हुआ है, तो हम लिख सकते हैं कि दैट इज वाई जो है, मतलब जो नंबर बैक्टीरिया का नंबर वाई से डिनोट किया हुआ है ना, वाई 2 टाइम्स हो जाए वाई नॉट के। ये 2 लाख है ना और ये 1 लाख है, 1 लाख का डबल 2 लाख हुआ, तो 2 टाइम्स वाई नॉट के एंड टी इक्वल टू T1 पे। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 ऐसे लिख लेते हैं, वी गेट। अब देखो इक्वेशन 1 क्या है, log y के टी प्लस सी। log y की जगह पे क्या है, 2 टाइम्स वाई नॉट इक्वल टू के टी प्लस सी। के की वैल्यू भी आ गई है, टी क्या है, T1 है, प्लस सी की वैल्यू भी निकली थी ना, log y नॉट, log y नॉट। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखो ये वाई वाली एक साथ लिख देते हैं, log 2 y नॉट माइनस log y नॉट इक्वल टू 1/2 log 11/10 T1। तो यहाँ से ये देखो अगेन माइनस से सेपरेटेड है 2 log वाली, तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा माइनस वाला, ठीक है, ऐसे हो गया इक्वल टू 1/2 log 11/10 T1। इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया log 2 इक्वल टू 1/2 log 11/10 टाइम्स T1। अब यहाँ से T1 निकाल सकते हैं ना, T1 ये पूरी चीज़ दूसरी तरफ जाएगी तो डिवाइड की हो जाएगी, 1/2 log 11/10। तो अब T1 क्या आ गया, ये 1/2 का मतलब क्या है, 1/2 का मतलब 1/2 1/2 ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो 2 log 2 ओवर log 11/10। अब इनकी कोई वैल्यूज़ तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, कोई कुछ नहीं दिया ना ऐसी इन्फॉर्मेशन की log इसकी वैल्यू इतनी है, तो बस यहीं तक हमारा आंसर कंक्लूड हो जाता है। तो ये आ गया आंसर, तो ये हमने यहाँ पर आंसर भी कंक्लूड कर दिया। एक बार फिर से देख लेते हैं ये क्वेश्चन हमने कैसे किया, थोड़ा सा लेंदी था ये समझने के लिए भी। अब यहाँ पर देखो इनिशियली हमारे पास बैक्टीरिया का काउंट प्रेजेंट था कि इतने सारे बैक्टीरिया आपके पास है, 1 लाख बैक्टीरिया है आपके पास। इसका नंबर जो है, इन बैक्टीरिया का नंबर इंक्रीज़ हो रहा है 10%, 2 आवर्स में, हर 2 आवर्स में 10% इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसका जो काउंट है वो 2 लाख कब पहुँचेगा, किस टाइम पे। और कंडीशन और क्या है कि इफ़ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज़ प्रोपोर्शनल टू नंबर प्रेजेंट। तो अब ये एक कंडीशन है ना कि रेट ऑफ ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ की रेट, मतलब कि जो चेंज हो रहा है बैक्टीरिया के नंबर में वो इसके नंबर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो y से बैक्टीरिया का नंबर डिनोट कर दिया कि y डिनोट द बैक्टीरिया एट टाइम t, नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट टाइम t, बैक्टीरिया काउंट लिख लो या फिर एट टाइम t। तो अब ये जो बैक्टीरिया काउंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, जो ये जो रेट है, रेट dy/dt, ये किसके प्रोपोर्शनल है, टू द नंबर प्रेजेंट, जितने नंबर है बैक्टीरिया के प्रेजेंट हमारे पास, तो इतने इतने नंबर ऑफ बैक्टीरियाज प्रेजेंट है y, तो ये प्रोपोर्शनल बताया हुआ है। तो जब हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है, प्रोपोर्शनल को इक्वल टू से रिप्लेस करते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है, ये चीज़ कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट मतलब मल्टीप्लाई बाय ये चीज़, ठीक है। अब इसको हमने सॉल्व करना था, ठीक है, सॉल्व करके मतलब वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेट करके ये सॉल्व हो गया। अब कंडीशंस आगे यहाँ तक सॉल्व हो गया, इजीली सॉल्व हो गया। अब कंडीशंस क्या क्या थी कि इनिशियली एक कंडीशन तो थी कि इनिशियली हमारे पास टाइम t इक्वल टू 0, जब हमने काम शुरू ही किया था तब हमारे पास 1 लाख बैक्टीरिया थे, ठीक है। जब हमने इसका कितना नंबर ये इंक्रीज़ कर रहा है वो नहीं नोटिस किया, टाइम स्टार्टिंग में जब हमने शुरू किया काम तो हमारे पास 1 लाख बैक्टीरिया थे। अब हमने सोचा कि ये तो बड़ा नंबर है, कहीं गड़बड़ ना कर दे हम, एक आध ज़ीरो की भी गड़बड़ हो गई तो
बहुत बुरा हो जाएगा। तो हमने वाई नॉट से डिनोट कर दिया इस पूरे नंबर को कि लेट वाई नॉट बी द बैक्टीरिया एट टाइम टी इक्वल टू 0। तो वाई की जगह पे वाई नॉट पुट कर दिया, टाइम टी की जगह पे 0 पुट कर दिया, सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या थी कि 10% इंक्रीज हुआ 2 आवर्स में। 10% इंक्रीज हुआ 2 आवर्स में, यानी कि टी तो इक्वल टू 2 आ गया, और वाई जो है नंबर कितना इंक्रीज हुआ इनिशियली जितने थे, मतलब स्टार्टिंग में वाई नॉट बैक्टीरिया थे ना, प्लस उसका 10%, 10% यानी 10/100 परसेंटेज को ऐसे लिखते हैं ना, इंटू वाई नॉट। कितने 10%, 10% ऑफ वाई नॉट ना। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये चीज़ आ गई, वाई की वैल्यू आ गई, टी की वैल्यू आ गई, पुट कर देते इसमें, कोई ना कोई और कांस्टेंट मिल जाएगा। तो ये हमने जब पुट किया तो इसको पुट करने से हमारे पास आ गई के की वैल्यू। इसको जब हमने पुट किया तो के की वैल्यू आ गई। अब लास्ट और क्या पूछा था, अब एक्चुअल में पूछा क्या था, सी और के की वैल्यू भी आ गई ना। इन हाउ मैनी आवर्स, कितने टाइम में, टाइम पूछा था, बैक्टीरिया का काउंट 2 लाख हो जाएगा। तो 2 लाख कहाँ से, 1 लाख से, इन टाइम T1 हमने बोल दिया कि T1 में हो रहा है, तो इस T1 की वैल्यू हमको निकालनी थी। टाइम भी आ गया, और वाई हमने नोटिस किया कि ये जो फाइनल है ना, ये 2 लाख, ये तो इसका ही डबल है, मतलब 2 टाइम्स वाई नॉट है जो हमारी उसके अकॉर्डिंग है। तो हमने वाई को 2 टाइम्स वाई नॉट लिख दिया। अब ये सारी चीज़ें भी पुट कर दी उसी इक्वेशन में, जिस इक्वेशन में हम हर चीज़ पुट करते हैं इक्वेशन 1 में जो सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसमें हमने ये पुट कर दिया, तो के टी प्लस सी था साथ में, के की वैल्यू भी हमने निकाल दी थी, टी की वैल्यू यहाँ पे T1 थी, और सी की वैल्यू भी हमने कहीं पे निकाल दी थी। सब कुछ पुट कर दिया, सारी वैल्यूज पुट कर दी, कुछ नहीं रखा अपने पास, सब यूज़ कर दिया। फिर उसके बाद हमने जब इसको सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, तो टी की वैल्यू आ गई जो कि रिक्वायर्ड थी, और आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है कि जनरल सॉल्यूशन बताओ इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, इसमें सबसे पहले तो ये एक्स और वाई वाली टर्म्स अलग अलग कर लेते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अलग अलग, क्योंकि जब बेस सेम होती है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ई टू द पावर एक्स प्लस वाई, वही बात है, इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। ओके, तो अब सबसे पहला काम क्या होता है, वेरिएबल्स को सेपरेट करना। वाई वाले सारे एक तरफ लिख लेते हैं, ये डी वाई, ये है वाई वाला, तो 1/e⁻y आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है, e⁻x है, और dx दूसरी तरफ चले जाएगा। अब नेक्स्ट क्या काम होता है, इंटीग्रेट करना, 1/e⁻y। अब इसकी इंटीग्रेशन तो नहीं पता ना, तो इसको ऊपर लिखेंगे तो माइनस का हो जाएगा पावर, ऐसे ही होता है ना, जब हम ऊपर लिख देते हैं डिनोमिनेटर वाली चीज़ को, पावर माइनस की हो जाती है, और ये तो वैसे ही है। अब इसकी इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं, e⁻−y की इंटीग्रेशन e⁻−y होती है, और साथ में कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाता है। कोफिशिएंट क्या है इसका, -1 है ना, तो -1 इक्वल टू यहाँ पर e⁻x की e⁻x ही होती है, प्लस c, सारे कॉन्स्टेंट c में इंक्लूडेड। तो ये आ गया -e⁻−y इक्वल टू e⁻x प्लस c। ठीक है, तो e⁻x प्लस में ही है सारे के सारे, तो ये भी क्या आ जाएगा, ये दूसरी तरफ ले जाओगे तो e⁻x, ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू ये c भी दूसरी तरफ ले जाओगे तो कांस्टेंट माइनस का हो जाएगा। तो कांस्टेंट ही होता है, इस पूरे कांस्टेंट को भी हम यहाँ से जो कांस्टेंट आ रहा है इसको c प्राइम दे देते हैं, हम इस वाले कांस्टेंट को c दे देते हैं। तो ये आ गया फाइनल आंसर, ये कहीं पे है देखो, e⁻x प्लस e⁻−y इक्वल टू c। तो a आ गया, a में है ये, तो a आ गया, a इज़ करेक्ट। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।